तो इसमें क्या आप लोग वाकई वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं जो एक इंटरनेशनल मायार के ऊपर उतरे? मैं डेवलपर हूँ, ठीक मैं इंजीनियर तो नहीं हूँ। अगर मैं एक बिल्डिंग सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में है, वो डिजाइन करनी है, जिम्मेदारी आपने लेनी है। जो आपके पीछे चेयरमैन हैं हमजा साहब, वो क्या शेख हैं दुबई के कोई? इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई थिंक सो दिस इज द वेरी वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट जहाँ पे ये चीज़ हुई है लाइव कैमरास की। ये क्या शश्क है जनाब? 2023 में जितना हमने कंस्ट्रक्शन की है, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह क्लेम मैं नहीं कर रहा कोई। ओ भाई, आपने मुझे कहा 4 साल में मिलेगा, तो 4 साल तो उस दिन शुरू हुए ना जिस दिन मैंने पैसे दिए। मुझे लाहौर की कोई एक सोसाइटी आप बता दें जिसने ये क्लेम ना किया। भैया बड़े बड़े बिल बोर्ड लगाते हैं, मुझे तो ये हैरान है कि भाई ये डिपार्टमेंट जो है ये क्या सत्तू पी के सोए हुए हैं? तो मेरा एक प्लॉट है, 20 कनाल का प्लॉट है, मैंने उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, ये सॉफ्ट लॉन्च कर दिया मेरे नाम पे ज़ाती। मैं लोगों से पैसा इकट्ठा किया, प्लॉट भी अंडर द टेबल किसी को बेचा और निकल गया मुल्क से। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंक डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की इस पॉडकास्ट के अंदर एक एक्सक्लूसिव स्टूडियो में मौजूद हूँ क्योंकि गेस्ट जो हैं बड़ी मुश्किल से हाथ आए हैं। इनको आप बखूबी जानते हैं, मिलियंस में इनकी वीडियो लास्ट टाइम मेरे साथ गई थी, तो मैंने सोचा कि ये मेरे पास तो नहीं आ रहे, मैं ही इनके पास तशरीफ़ ले आऊँ। तो आज मैं इनके सेटअप में मौजूद हूँ, इस वजह से आपको थोड़ी ज़रा डिफरेंट फीलिंग भी आ रही होगी। मेरे साथ जनाब मौजूद हैं सीमेंट गाय, हारून हनीफ साहब। सीमेंट गाय इनको क्यों कहा? क्योंकि लास्ट टाइम जब इनकी पॉडकास्ट मेरे साथ हुई थी, कलेक्टिवली वो वीडियो इनकी सीमेंट वाली 22 मिलियन को टच की थी। तो उस वक्त से मैं इनके पीछे पड़ा हूँ कि जनाब एक दफ़ा मेरे पास दोबारा तशरीफ़ लाएं और आगे थोड़ी ज़रा हमारी ये 22 मिलियन ऑडियंस को क्लैरिफिकेशन भी दे दें कि सीमेंट को 3 फुट गिराने से वो कैसे जो है नीचे जाके रेज़ा रेज़ा हो जाता है। तो उसी के लिए आज इनको दोबारा दावत दी है और एक बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट लेके आए हैं ये, उसके ऊपर भी डिस्कशन होगी और बहुत सारी ऐसी नई चीज़ों के ऊपर ये काम कर रहे हैं जो कि मैं समझता था बीइंग इनटू आईटी डोमेन आप लोगों तक पहुंचाना वो लाजमी था। तो हारून हनीफ साहब जो हैं ओजी डेवलपर के सीईओ हैं, इनसे आज दोबारा बातचीत करेंगे और एक मज़ेदार से डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हारून। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह। वैसे इतने अर्सा सर क्यों आपने टाइम लगाया? 1 साल लग गया आपको ऑलमोस्ट दोबारा मेरे हाथ आते आते। नहीं, ये मसरूफियत, प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, फिर अपने उसमें भी था और टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा था। दोबारा कुछ सीमेंट को गिराने का कोई ऐसा फॉर्मूला याद करके आए हैं इस दफ़ा के नहीं? नहीं, वो मैं इस टाइम आपको उसकी क्लैरिफिकेशन दे दूंगा। अच्छा, वैसे मुझे भी बाद में रियलाइज हुआ कि यार ये हो क्या गया, हम दोनों से बड़ा ना कोई मतलब प्लांटेड था ना कुछ था, स्पॉन्टेनियस आपने भी बोला और मैंने भी उस पर रिएक्शन इस तरह का दिया कि वो लगा कि हाँ जेन्युइनली हम लोगों ने ये गेम डाल दी है। तो वो हुआ क्या था? कोई स्लिप ऑफ टंग था। अच्छा, उसमें 2 चीजें थी जो ट्रिगर कर गई। एक के सीमेंट 3 फीट से गिरा तो फारिग है, और दूसरा उसकी लाइफ 28 दिन है। अच्छा, इन दोनों बातों की जो है ना पीछे एक्सप्लेनेशन थी। वो सीमेंट नहीं था, वो कंक्रीट था, और ये बात सॉलिड है। बिल्कुल ऐसी। जब आप सीमेंट को रेत और पानी के साथ मिक्सचर बना लेंगे और साथ में उसके बजरी भी, तो फिर वो 3 फीट से गिराएंगे तो वाकई उसकी वो स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। अगर हम वैसे 3000 PSI हो तो वो गिर के 3000 नहीं रहेगा, हो सकता है 2200-2500 हो जाए। तो वो मेरे मुंह से उस टाइम सीमेंट निकल गया। और 28 दिन वाली बात भी इसी तरह है, वाकई उसकी लाइफ जो है ना 28 दिन में तो प्योर होता है जब फैक्ट्री से निकलता है। हाँ, शेल्फ लाइफ उसकी 3 माह है, वो उस पर भी लिखा होता है। लेकिन उसके पीछे वो जैसे होता है ना कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, कि ड्राई जगह पे रखा हो, वहाँ पे एरी हो और वहाँ पे कोई पानी का कोई नमी का ना आ रहा हो, तब वो सीमेंट की वो स्ट्रेंथ रहती है। अदरवाइज वो अपनी स्ट्रेंथ लूज करना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही है। अच्छा हारून, इसमें मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो काम हो रहा है, ठीक है, हम तो SOPs को उस लेवल पे जाके फॉलो नहीं करते जो कि दुबई वगैरह में हो रहा है या जो वेस्ट में होता है या US वगैरह में होता है। तो आप क्या समझते हैं कि जब हम उन SOPs को फॉलो नहीं करते, और अब एक नया काम जो शुरू हुआ है पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पे लाहौर में, कराची में बहुत पुराना है, इस्लामाबाद में काफ़ी पुराना है, लाहौर में वर्टिकल जो बिल्डिंग्स का एक कॉन्सेप्ट आया है, माशाल्लाह आप लोगों ने भी उस पर बड़ा अच्छा काम किया, आगे जाके बात करते हैं। तो इसमें क्या आप लोग वाकई वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं जो एक इंटरनेशनल मायार के ऊपर उतरे? अच्छा देखिए, एक चीज़ है, हमारे यहाँ आपको पता है कंस्ट्रक्शन करने का तरीकाकार क्या है कि अंकल जी, बाबा जी, बुजुर्ग वेले हुए, रिटायर हुए, उन्होंने कहा अब मैं घर बनाऊंगा। हाँ। ठेकेदार हायर किया, उन्होंने कहा मैं खुद से मटेरियल मंगवाऊंगा और हम बना लेते हैं। देखें, जहाँ तक बात है ना कंस्ट्रक्शन घर बनाने की, कनाल 10 मरला 5 मरला, वो खैर है, वो चल जाता है क्योंकि 2 फ्लोर है, 2 फ्लोर है, वो चल जाता है।
अब आ जाते हैं जो आपने बात किया हाई राइज, उसमें ऐसा नहीं चलता। उसके लिए देखें पूरे कंसल्टेंट्स हायर होते हैं, इसमें बेतहाशा कंसल्ट, डिज़ाइन का अलग है, फिर आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स है, फिर स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स हैं, फिर एमईपी के अंदर फिर 4-5 डोमेन्स हैं, उनकी अपनी ड्राइंग्स हैं। फिर इसका मैं आपको मेथड बताऊं, फ़र्ज़ कीजिए आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, मैं डेवलपर हूँ, मैं इंजीनियर तो नहीं हूँ। अगर मैं एक बिल्डिंग सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में है, वो डिज़ाइन करनी है, जिम्मेदारी आपने लेनी है, मैंने नहीं लेनी। आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे, साइन करेंगे कि हाँ मैंने डिज़ाइन किया, स्ट्रक्चर अगर कोई मसला होगा मैं जिम्मेदार हूँ। तो आप लोग उसको बनाते हैं, फिर उसके ऊपर आप लोगों के पास पूरी एक स्ट्रक्चर चीज़ें होती हैं। मिसाल मैं सादा सी ज़ुबान में बताता हूँ आपने एक बिल्डिंग डिज़ाइन करी ना, आप पहले उसका मॉडल बनाएंगे। अच्छा, वो मॉडल के लिए अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आ गए, उस मॉडल कंप्यूटर में बनाते हैं, उसको फिर हिलाते हैं अर्थक्वेक के लिए 12-14 रेक्टर स्केल पे। अगर तो वो डैमेज होती है तो आप उसके मुताबिक उसको डिज़ाइन करते हैं। अगर वो संभाल जाती है, कंप्यूटराइज होगी ना। अच्छा, पहले क्या होता था, पहले एक बिल्डिंग बनानी है ना, आपने एक बिल्डिंग बनाई है मिसाल के तौर पे 200 फीट हाइट, उसका स्केल ले लिया कि यार इसको अगर हम 2 फीट हाइट की बनाते हैं, उसके मुताबिक स्केल कर लिया, और इसका 10,000 टन वजन है, मिसाल दे रहा हूँ, उसको स्केल कर लिया कि यार ये 100 किलो इसका वजन होना चाहिए, तो आपने उसको बनाया 2 फीट पे और 100 kg वेट किया और उसको रखा एक उस पे टेबल में, मैं देसी जुबान में समझा रहा हूँ, उसको हिलाना शुरू किया, जी जल्जला आ रहा है। अब हमारे यहाँ जल्जले आते हैं 5-6 के, आपने उसको कम से कम डबल देना है, 11-12 पे हिलाया, 11-12 पे जाके जो उसमें क्रैक्स आएंगे ना, आप फिर उसका डिज़ाइन चेंज करते हैं। लेकिन इस बात में मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ, क्योंकि दुबई में इस वक्त दुनिया की सबसे मॉडर्न जो बिल्डिंग्स बन रही है दुबई में या जापान में, क्योंकि जापान में तो बड़ा कॉमन है, तो वहाँ की जो बिल्डिंग है वो 7 से 8 के बीच में तो वो लोग बर्दाश्त करती हैं। आप लोग कह रहे हैं 12-12 नहीं, वहाँ भी देखें, जैसे जापान को तो अलग ही छोड़ देना, वहाँ जापान का प्रॉब्लम जल्जले के साथ साथ उनका सुनामी है, जो पानी बाहर आ जाता है, वो उससे नुकसान हो रहा है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ ये जो डिज़ाइन होती है ना, अगर आपके यहाँ पे ये एरिया है 6 रेक्टर स्केल वाला, तो वो 12 पे डिज़ाइन कराएंगे। 12 कभी भी नहीं आना ज़िंदगी में, क़यामत ही आएगी उस पर, लेकिन वो नहीं होना। कहने का मतलब जापान को हम कंपैरिजन नहीं करते, वहाँ का मसला अलग हो गया। अब ये दुबई भी जैसा है, अब ये क्या करते हैं कि अब सॉफ्टवेयर, अब दुनिया सारी देखें हर चीज़ सॉफ्टवेयर में चलेगी, ये सॉफ्टवेयर में पूरी बिल्डिंग बनाते हैं, एज इट इज़ उसका डिज़ाइन बनाते हैं, उसके अंदर उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, फिर उसको पॉइंट्स देना शुरू करते हैं। और मज़े की बात यह है, पूरी बिल्डिंग में किसी जगह पे किसी कॉलम में भी अगर क्रैक उसने शो किया ना, तो आपको कंप्यूटर बताएगा। मैनुअल मॉडल में हम गलती कर जाते थे, मैनुअल मॉडल में कहीं क्रैक आया और आपकी आंखों से नहीं गुजर सका, तो आप कहते थे हाँ यार ये अप्रूव्ड है, आप इस पे ये वाले स्ट्रक्चर आ गया, आप इस पे अप्रूव कर ले। मैं बेसिक जुबान में समझा, लेकिन कंप्यूटर आपको, चूंकि वो खुद देख रहा होता है वो कंप्यूटर, तो वो बता देता है कि यहाँ पे आपको, फिर उसको वो डिज़ाइन चेंज करते हैं, फिर हिलाते हैं, फिर डिज़ाइन चेंज। कितनी है कंप्यूटराइज्ड जो है? डेफिनेटली देखें, ये हमारा तो है नहीं, ये तो बाहर वैसे है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, पता नहीं कितना पुराना ये सिस्टम चल रहा है, और उसके ऊपर देखें ना दुनिया की कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी है और उसके ऊपर खड़ी भी हुई है। अच्छा, पाकिस्तान में, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की अगर बात करें, देखिए कराची के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इस्लामाबाद में हैं, लेकिन ये जो एक नया शिफ्ट आया एडवांसमेंट का, जिसमें आप एमिनिटीज़ की बात कर रहे हैं, हेलीपैड्स की बात हो रही है, स्विमिंग पूल्स की बात हो रही है, कोर्टयार्ड की बात हो रही है, ये एक थोड़ी सी नई समझ लें शिफ्ट है इस पूरे हाई राइज के अंदर। तो क्या आप लोगों ने इस चीज़ के ऊपर को वर्किंग की है कि भाई जो आपके कंसल्टेंट आ रहे हैं वो भी फुली इक्विप्ड हो इन सारी चीज़ों के अंदर, या बाहर से हायर कर रहे हैं? नहीं, देखिए ये तो बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। अब पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं, बड़ा टैलेंट है, इवन यहाँ की कंपनीज दुबई और बाहर वो दे रहे हैं सर्विसेज। ठीक है। अब ये जो, अब इसका मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट, जो हमारी सोसाइटी होती है ना, वो हॉरिजॉन्टल होती है, उसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। ये जो बिल्डिंग है ये वर्टिकल सोसाइटी है, तो इसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ देना ज़रूरी है। True. तो इसके अंदर आपने जिम देना है, स्विमिंग पूल देना है, सोना स्पा, जो भी प्ले एरियाज़ हैं, पार्क्स हैं, रूफटॉप टेरेसेस हैं, सारा कुछ। तो ये बिल्कुल ही बेसिक चीज़, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो हम समझें कि यूनिक है। मिसाल के तौर पे हमारा अभी जो लाहौर स्काई प्रोजेक्ट है, हमने जब बहरिया स्काई किया तो उसके 100% पाकिस्तानी थे, हर कंसल्टेंट भी, हर चीज़। अच्छा। बहरिया स्काई की बेसिक स्ट्रक्चर था, वो भी अभी तक आई बिलीव कि बहरिया की हद तक सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग। हाँ, अप्रूव्ड है। नहीं, उसके बाद अभी और आई हैं, लेकिन हमारा जब हमने उसको डिज़ाइन किया, जब हमने उसको अप्रूव किया, जब हमने स्टार्ट किया, उससे पहले बहरिया में इस हाइट पे कोई बिल्डिंग नहीं थी, 120 फीट पे थी, हम 200 फीट पे गए। ठीक है। अभी भी मेरे आज की तारीख में भी क्लेम है, जो अप्रूव्ड हुई है ना बहरिया के अंदर से,
हमारे से 200 फीट से ऊपर अभी तक कोई अप्रूव नहीं हुई, ठीक है, अभी प्रोसेस में है, पाइपलाइन में है, वो कब आती है कब अप्रूव होती है, लेकिन हम अप्रूव्ड हैं। अब आ जाते हैं, ये तो बेसिक था। अब जब हमने लाहौर स्काई डिज़ाइन किया, आप स्क्रीन पे दिखा भी सकते हैं, इसका जो डिज़ाइन है ना ये बड़ा यूनिक है। इसके ब्लॉक स्ट्रक्चर है, पहला एक ब्लॉक है, फिर दूसरा ब्लॉक है, फिर तीसरा ब्लॉक है, फिर चौथा ब्लॉक है। ये जो ब्लॉक बनाने का एक तो यूनिक डिज़ाइन है, इसके रूफटॉप टेरेसेस मिल गए। एक ब्लॉक बड़ा है, दूसरा आपने छोटा रखा, जो बाकी उस नीचे वाले ब्लॉक की जगह है वो टेरेस हो गया। अच्छा, यहाँ पे बल्कि एक सवाल ही पूछ लेता हूँ, आपने, मैं आगे जाके इस पर डिस्कशन करनी थी लेकिन आपने कह दिया, यहीं पे इसको पूछ लेता हूँ। सर मुझे ये बताइएगा, जो आपके पीछे चेयरमैन हैं हमजा साहब, वो क्या शेख हैं दुबई के कोई? क्योंकि ये वाले जो आइडियाज है, रातों रात उठे शेख साहब को कुछ पसंद आई, शेख साहब ने कहा यल्ला हबीबी। अच्छा, इस केस में हुआ यही है। मुझे हमजा साहब ने कॉल की, 2020 की बात है, 19-20, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। मुझे उन्होंने कहा, हारून मैंने ना एक बिल्डिंग देखी है ऑस्ट्रेलिया में, और वो ना अक्सर वर्ड बोलते होते हैं कि हम इंसान हैं, हम लोगों को देखते हैं और सीखते हैं और करते हैं। मुझे कहते होते हैं यार तोप नहीं बनना हमें, कि जी हमने कोई इनोवेशन लेके आनी है और ना असी हो जोगे, हम देख के कर लें वो काफ़ी है, और हम अपनी डिलीवरी दे दें, हम अपना जो काम है वो कर लें। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यार एक बिल्डिंग मैंने देखी है, कमाल यार, उसके अंदर मतलब मैं कहता यार, मैं सोचता हूँ ये जिस दिन अल्लाह ने मौका दिया ना, हम ये बिल्डिंग पाकिस्तान में बनाएंगे। अब शायद अल्लाह नीयतें देख रहा होता है। 2022 में हमें मौका मिला, हमने लैंड एक्वायर किया, ये 73 कनाल जब हो गया, मुझे उन्होंने कहा कि ये ही डिज़ाइन यहाँ बनेगा। अब इसके अंदर जो डिज़ाइन के कंसल्टेंट है वो ऑस्ट्रेलियन है, क्योंकि हमने वहाँ से कॉपी किया है, वहाँ से उठाया है। ये सेम ही कंसल्टेंट है जिन्होंने वहाँ पे, हाँ, वो उनके साथ हमने। और दूसरा इसके जो अब ये यूनिक है, कैंटिलीवर पाकिस्तान का सबसे बड़ा है, वो रूप, अब थोड़ी बिल्डिंग को भी देखें थोड़ी डिफरेंट है, तो उसके जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट हैं वो लोकल तो हैं ही हैं, इनके साथ फिर उस दुबई के कंसल्टेंट हैं। जिसमें हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहसिन मुनीर, वो खुद भी गए थे दुबई में, उनसे मीटिंग्स भी हुई हमारी। तो वो जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट है वो दुबई से। तो ये शेख का मैंने इस वजह से वर्ड किया, क्योंकि देखें पहले बैरिया की बनाई जिस तरह वहाँ होता है ना, अभी भी I need the tallest one, I need the biggest one है, तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि पहले बैरिया के टॉलेस्ट, अभी पंजाब की टॉलेस्ट बिल्डिंग। हाँ, इस टॉलेस्ट के साथ साथ हर चीज़ वो यूनिक करते हैं। वो कहते हैं यार यूनिक चीज़ लेके आनी है, ताकि हम कुछ चीज़, जैसे DFO पाकिस्तान में पहले कभी नहीं है, डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट मॉल, ये पाकिस्तान का पहला है, और आप ऑस्ट्रेलिया वगैरह बड़ा कॉमन है ये, और आप समझते हैं कि ये क्या होता है, यानी कि कमाल चीज़ है पाकिस्तान। अच्छा, लाहौर में काफ़ी ऐसे शॉप्स हैं फैक्ट्री आउटलेट, लेकिन सारा लाहौर खजल होना पड़ता है। शॉप्स हैं, और प्रॉब्लम पता क्या है, खजल होना पड़ता है पूरे लाहौर में। के साथ 90% दे जस्ट ट्राइंग टू मेक पीपल फूल। होता क्या है, पूरा साल उन्होंने 70% लिख के लगाया, लेकिन एक्चुअल में नहीं होता। आप दुबई जाएं, आपको रियल टाइम में वाकई ही 70% ऑफ या 50% ऑफ मिलता है। तो आप यहाँ पे ये चीज इंश्योर करेंगे कि अंडर वन रूफ आ तो गए आपके पास, तो वाकई 70% लगाएंगे। मैं तो कहता होता हूँ कि हम डेवलपर बिल्डिंगें बनानी नहीं, हमने चलानी भी है। हाँ, तो ये उसके ऊपर हमारी ऑलरेडी, मुझे एटलीस्ट ये जितने भी ब्रांड्स हैं उनकी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। वो कहते हैं यार अभी आप अंडर कंस्ट्रक्शन है, आप हमारे उस तरह से खुल के नाम ना लें, लेकिन हमारी उनसे मीटिंग्स हो रही हैं और वो फुल तैयार हैं। वो कहते हैं जी आप खोलें। देखें फ़ायदा क्या है, आप बैठे हैं शदरे में फ़र्ज़ करें, और आप एक ऐसी जगह जाना चाहते हैं, आप रिंग रोड चढ़ें, बेहतरीन सेफ ड्राइव बच्चों के साथ, आप उतरे फिरोजपुर रोड पे, 4 मिनट की ड्राइव, आप सीधा मॉल में गए, बेसमेंट में पार्किंग लगाई, DFO यानी हर वक्त 50-70% पे शॉपिंग की, बच्चे ऊपर गए, प्ले एरिया में खेला, फूड कोर्ट खाना खाया, शाम को घर। तो ये कॉन्सेप्ट हमने दिया। तो उनसे हमारी सारी वो बात हो रही है, उनको ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा कि सारा लाहौर। अच्छा, फिर हम जिस लोकेशन पे, हमारे एक तरफ 4 मिनट पे रिंग रोड है, यानी पूरा लाहौर उस एक्सेस में, एक तरफ हमारे मोटरवे है सियालकोट वाली, तो पूरा पाकिस्तान। तो हम वहाँ से आगे 10 किलोमीटर आगे जाए तो कसूर भी फिर वो तकरीबन 20 किलोमीटर पे, 18 किलोमीटर पे एक नया शहर है। पहली बात DFO पहली बार पाकिस्तान में, IT एंड टेक्नोलॉजी पार्क दूसरा हमारा जो वो जोन है। इसको फिर मैं आगे पहले DFO पे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। जब DFO की आप बात कर रहे हैं, तो इस पे क्या ये फैक्ट्री आउटलेट्स जो होंगी ये डायरेक्टली उनकी ऑपरेटेड बाय देम होगी, या इसमें कुछ आप लोग मैनेज करना चाह रहे हैं कि आप लोग मैनेज करें? क्योंकि ये भी एक मॉडल चलता है दुनिया में कि ठीक है, जिनकी बिल्डिंग है वो कहते हैं भाई ठीक है आप लोग आ जाओ, सामान सारा आपका, जगह हमारी, तो जॉइंट वेंचर कर लेते हैं। ये फ्रेंचाइज मॉडल होता है। लेकिन जो आउटलेट मॉल्स होती है ना, वो फैक्ट्रियां खुद रन करती हैं। ठीक है। और अगर वो खुद रन करेंगी ही
तो ही वो इतने पे डिस्काउंट दे सकती हैं, तो अदरवाइज आप पॉसिबल नहीं। ये कह रहे हैं कि वो फ्लोर जो भी आपने डेजिग्नेट किया है वो बेचेंगे नहीं, वो ओन्ड बाय ओजी डेवलपर ही होगा, लाहौर स्काई ही होगा, लेकिन उनको आप रेंट आउट कर रहे हैं। हाँ, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। आपने लाहौर स्काई के अंदर आपका कोई भी यूनिट है, या किसी भी आप नहीं, मैं कहता हूँ वो ब्रांड नहीं, आपकी एक शॉप है, आप ऑनर है, डीएफओ हमने लाना है, हम वहाँ पे लाए, वहाँ पे कोई भी ब्रांड आ गया और उन्होंने कहा आपके पास है 1000 स्क्वायर फीट, उन्होंने कहा जी हमें चाहिए 3000 स्क्वायर फीट, आपके साथ जो और 2000 स्क्वायर फीट वाले हैं उनको हम मिला के हम एक ब्रांड को दे देंगे। बट व्हाट इफ आई रिफ्यूज टू गिव इट टू द ये ब्रांड? बिल्कुल पॉसिबल है। अब आप ये भी कर सकते हैं, हम उनको कहीं और जगह अकोमोडेट करेंगे। देखिए, ज़्यादातर जो कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट होती है वो होती किस बात, दो रीजन से। एक, लोग कहते हैं कि हम फ्यूचर सिक्योर करना है, हमें रेंटल इनकम आ जाए, हम उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और हमें एक अच्छा रेंट आए, या कोई खुद अपना बिजनेस करना चाहता है। लेकिन जब आप डेजिग्नेटेड फ्लोर की बात करें, वहाँ पे अगर लेट्स से नहीं, हमारा डेजिग्नेट नहीं, हमारे तीनों फ्लोर जो है वो इसी के लिए। अच्छा, हाँ, मतलब ये ओपन पूरा मॉल है ही, ठीक सिर्फ जो बिल्कुल कमर्शियल है ना वो 3 फ्लोर है, तीनों इसके लिए हैं। नहीं, दैट मेक्स सेंस। हाँ, अब आप उसी जगह पे, अब आप देख रहे हैं आपकी अपनी स्टोर है, आपकी अपनी स्पेस है, आप देख रहे हैं सारे फैक्ट्री आउटलेट इधर बने हुए हैं, तो आप अपना बिजनेस भी करेंगे यार, लोग आएंगे उसके लिए, मेरे पास भी ट्रैफिक आएगी, तो ये फुटफॉल का फायदा, ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली। बिल्कुल सही। अब थोड़ा सा चलते हैं आगे, क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग जो आपकी है ना, ये कॉन्सेप्ट बेस है, जो मुझे चीज़ अच्छी लगी, जिसकी वजह से मैं इतने अरसे से आपके पीछे भी पड़ा हुआ था। लेकिन खैर, वो आपका पॉइंट भी ठीक था कि यार एक दफ़ा थोड़ी ज़रा लॉन्च हो जाए, तो उसके बाद ज़रा मज़ेदार सी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा था कि लॉन्च से पहले ही मैं आपको पकड़ लूँ, लेकिन वो आपका पॉइंट भी बिल्कुल वैलिड था। बैरिया स्काई की अगर बात करें, उसमें भी आप लोगों ने बहुत डिफरेंट चीज़ें देने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा ख्याल इस वक्त 6 फ्लोर आप लोगों के हो चुके हैं उस पर। और जो सबसे मज़ेदार मुझे आपके उस प्रोजेक्ट में जो चीज़ लगी थी, और वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे भी लेके आए, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई थिंक सो दिस इज़ द वेरी वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट जहाँ पे ये चीज़ हुई है लाइव कैमरास की। ये क्या शक है जनाब? पहली बात, हम प्राइवेट डेवलपर में, मैं सरकारी काम नहीं करता, वो तो पता है पैसा खुला होता है। प्राइवेट डेवलपर्स जो इसको इंस्टॉलमेंट पे बेच रहे हैं, 2023 में जितना हमने कंस्ट्रक्शन की है, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह क्लेम है नहीं कर रहा कोई जो डेवलपर, उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसकी वर्किंग की जा सकती है, देखा जा सकता है 2023 में फलां डेवलपर है, फलां है, उसने कितने हज़ार लेंटर डाला, इन्होंने कितना, हमने 2-2.5 लाख के लगभग, 2.5 लाख स्क्वायर फीट के लगभग हमने कंक्रीट लेंटर डाला है, कंक्रीट नहीं लेंटर। भजन आज जरा देख के बोलना प्लीज। तो लेंटर डाला है। अच्छा, वो भी पूरे साल में नहीं, इसको भी समझे, जनवरी में हमने काम स्टार्ट किया था 2023 में, जब हम कंक्रीट तक लेंटर डालने तक पहुंचे थे तो हमें मार्च हो गया, तो मार्च से दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ, एक्चुअली 9 माह में, लेकिन मैं साल पूरा कर। तो एक तो ये बात होगी। अब ये बताने का मकसद ये है, आपने कहा सीसीटीवी, लेकिन जब आप पैसे दे रहे हैं, हम पैसे ले रहे हैं, और आप किस लिए दे रहे हैं? मुझे मेरी उसके लग्जरीज के लिए तो नहीं दे रहे, आप दे रहे हैं कि भाई आपने मेरे से कमिट किया, मेरी बिल्डिंग बनाओ। लेकिन पाकिस्तान में तो सर यही हो रहा है ना, पैसे दिए जाते हैं इसी नियत से, लेकिन लेके आगे याशी प्रोग्राम शुरू हो जाता है। देखें, हर बंदे के जुबान पे यही है कि जी पाकिस्तान में ये हो रहा है, इसको हमने तोड़ना है। देखें ना, फरिश्ते तो उतरने नहीं है, हम लोगों ने ही अपने आप को चेंज करना। तो हमारी कंपनी पॉलिसी है, ये 2 काम आपको ओजी डेवलपर में ऐसा हो नहीं होगा। एक, हम अपनी लैंड लेते हैं, क्लियर करते हैं, अप्रूवल्स लेते हैं, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, फिर लोगों को कहते हैं जी अब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, अपनी यूनिट बाय करें। बिल्कुल सही। कोई प्री लॉन्च नहीं है, कोई हवाई नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने ज़मीन की खिरफ बयाना किया और आपको प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया और कहा जी अहमद साहब अब लेना शुरू करें। वो एक लफ्ज़ होता है मंड देना, हम वो नहीं करते हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में। ऐसा नहीं कि देखें, एंड ऑफ द डे आप लोग जितना भी क्लेम कर लें इस चीज़ को, रहते तो आप यहीं पे ही है ना कहीं वो थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट तो आते ही बंदे को, यार पता नहीं की होएगा। आप लोगों ने इन दोनों चीज़ों को सेपरेट क्यों रखा? सेल्स सेपरेट है, आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो सेपरेट है। फॉर एग्जांपल, आपकी अभी मैं जिस तरह आप लोगों से ऑफ कैमरा बात हो रही थी कि बीच में एक टाइम ऐसा आया कि आप लोगों की सेल्स स्काई रॉकेट थी, फिर एक टाइम आया कि थोड़ी सी सेल्स ड्रॉप भी हुई है, इलेक्शन वगैरह ज़ाहिर है पूरे मुल्क में वो चल रही थी, लेकिन आप लोगों ने अपनी कंस्ट्रक्शन की जो पेस है वो बिल्कुल मेंटेन की हुई है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। तो इसका क्या है, क्योंकि यूजली होता ये जितने इनपुट होगी उसके अगेंस्ट ही आउटपुट दी जाती है। डेवलपर्स का यूजली यही है कि आपको 10 करोड़ आया तो 10 करोड़ के अगेंस्ट ही आपने डिलीवर करना है। आप लोग इसको सेपरेट कैसे रख पा रहे हैं? क्योंकि कैश फ्लो का भी मैनेजमेंट करना बहुत कोई मतलब आसान चीज़ नहीं है। बड़ा अच्छा सवाल है, मैं इसका एक टेक्निकल जवाब देता हूँ जो कि शायद
आम पब्लिक के लिए वो ना हो, सही। लेकिन उसका इम्पैक्ट ज़रूर है। हम 2 डेवलपर्स हैं, ठीक है। आपने भी 2023 या 2024 जनवरी में प्रोजेक्ट लॉन्च किया, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने भी वही किया। बिल्कुल सही। आपने कंस्ट्रक्शन नहीं स्टार्ट की, मैंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। आपकी प्राइसिंग की फिजिबिलिटी या प्राइसिंग करने का मेथड क्या होगा कि आज कॉस्ट क्या है और मैंने ये प्राइस सेट कर ली कि जी मैं इतने रुपया स्क्वायर फीट पे चीज़ बेचूंगा। बिल्कुल। मैंने भी वही मेथड यूज़ किया। ठीक है। अब आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं साल बाद, मैंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी हुई थी तभी। बिल्कुल सही है। अब जब आप उस स्टेज पे पहुंचेंगे ना मेरी वाली पे, मैं 2.5 लाख स्क्वायर फीट लेंटर डाल चुका हूँ। अब मेरे जो प्राइस जो थी, जिस प्राइस पे मैंने लॉन्च किया और जब साथ ही मैंने स्टार्ट कर दिया, उस टाइम जो प्राइसिंग थी चीज़ों की, मटेरियल की, मैंने तो उसी मुताबिक अपनी प्राइसिंग की थी, तो मुझे वो कॉस्ट एस्केलेशन इम्पैक्ट नहीं करेगी। अब आप जब साल बाद देखेंगे, अच्छा अब 2025 जनवरी आ गया, अब मैं कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करता हूँ, अब जब आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए BOQ रिवाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा अल्लाह दे बंदे, मैं तो जब मैंने प्राइस रखी थी तो मेरा स्टील इतने में था, सीमेंट इतने में था, ये इतने में था। मैं एक बड़ी बेसिक बात कर रहा हूँ। यही एक सबसे बड़ी रीज़न है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी ना होना? यस, ये बहुत बड़ी रीज़न है। एक पॉइंट आपको ये समझ आ गई कि ये वजह भी होती है। अब इसके साथ, इसी वजह के साथ एक और चीज़ है जो ट्रिगर करती है। आपने 2024 में जब डाउन पेमेंट दी, ठीक है, तो आपका तो जो टाइम है वो मीटर चल गया ना। आपने तो कहना कि जी भाई भाई आपने मुझे कहा 4 साल में मिलेगा, तो 4 साल तो उस दिन शुरू है ना जिस दिन मैंने पैसे दिए। तो आपका भी मीटर चल रहा है, मेरा भी। अब मैं आपसे कहूं कि मैं जनाब 2026 में जब काम स्टार्ट करूंगा, 25 में करूंगा, मेरा मीटर तब चलना है, ये भी नहीं हो सकता। तो पहले तो ये जो गैप है ना, ये कॉस्ट को इम्पैक्ट डालता है, ये फ़र्क डालता है। अच्छा, अगर इस दौरान हम चले, जैसे आपने कहा हालात ऊपर गए नीचे गए, चीज़ें ऐसे हुई, तो अगर महंगी होगी तो आपको तो और मीटर आउट होना शुरू हो जाएगा कि यार इतनी कॉस्ट बढ़ गई, ओहो इतनी कॉस्ट बढ़ गई। उस केस में हमने जब पीछे अगर 25%, 30%, 50% काम कर लिया हुआ है, हमें उसकी प्राइस तो कॉस्ट बच गई ना जो एस्केलेट की है। जो अगली एस्केलेट कर रही है उसके लिए हम क्या करते हैं, जो रिमेनिंग यूनिट होते हैं ना हमारे बाद में आने वाले, उनकी प्राइस उठा देते हैं। बिल्कुल सही है। तो जो भी डेवलपर इस मेथड पे काम करेगा उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सही। वो साथ चलता रहेगा। इधर आपने लॉन्च किया, इधर आपकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है, दोनों की प्राइसें मैच हो रही हैं। लेकिन मोस्टली जो मार्केट में जो चीज़ चल रही है ना, वो क्या करते हैं, क्योंकि देखें मेरा भी फैमिली बिजनेस 22-23 साल से यही है, तो मुझे इसकी इन डेप्थ नॉलेज तो है। होता क्या है कि जैसे आपने एक प्लॉट लिया, उसके ऊपर आपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, अभी शुरू नहीं किया कुछ भी, जैसे जो आपको एडवांस इकट्ठा हुआ, बजाय इसके कि आप उस प्रोजेक्ट पे लगा के उसको खड़ा करने की कोशिश करें, डिलीवरी की तरफ जाएं, वो अगला प्लॉट ले लेते हैं। वो कहते हैं भाई कैश फ्लो इस तरह मैनेज करना है। तो वही आप वाली बात, कभी साल कोई प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, कोई 2 साल प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, तो आप लोग इस चीज़ की कमिटमेंट करते हैं कि आपका प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा, क्योंकि जिस पेस से आपका प्रोजेक्ट चल रहा है तो लग तो ये रहा है कि टाइमली इंशाल्लाह डिलीवर हो जाएगा, लेकिन क्लेम करते हैं इस चीज़ को आप? 100% क्लेम करते हैं। मैं फिर वही, अगर 24 में लॉन्च हुआ, 25 में स्टार्ट हुआ, वो गैप को कवर, फिर आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, अब आप अगर एस्केलेशन नहीं ना चार्ज कर रहे, तो उसको कवर अप करने के लिए आपको एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना पड़ेगा। सही। उसके पैसे से ये बनाएंगे, इसको समझिएगा। डिलीवरी देनी ना मैंने, 4 साल की डिलीवरी 6 में भी जाएगी, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैंने पैसे तो मैनेज करने हैं। अब ये मैंने लॉन्च किया हुआ था, इसके पैसे मैंने यहाँ लगा दिए, अब इसका क्या करूँ? इसका भी प्रेशर आना है, मैं एक और लॉन्च करूँगा, उसका इस पे लगाऊंगा। और इस तरह से बेतहाशा बदकिस्मती से हमारे अपने पेटी भाई हैं, बेतहाशा लोग हैं जो मैं इसको कहता हूँ इस दलदल में फंस गए, इस लूप में फंस गए। मैं इस लूप में अगर उनके फ़र्ज़ कीजिए 10 प्रोजेक्ट लॉन्च्ड है ना, तो आप 4 के करीब, 5 के करीब बमुश्किल जो है ना डिलीवरी दे पाएंगे। और जो लोग इसके बाद है ना, वो बहुत लंबा वेट करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है अल्लाह ना करे कि वो डिलीवर ही नहीं होंगे, हो जाएंगे, लेकिन शायद वो 4 साल की चीज़ आपको 10 साल में मिलेगी। और जो इस लूप में जो फंस जाता है डेवलपर, और जब वो एग्जॉस्ट हो जाता है, इससे वो नहीं मैनेज होता ना, फिर वो गायब हो जाता है, फिर वो नैब आ जाती है, दुबई जाता है और फिर नैब आ जाती है। हमने इसी सिस्टम को, इस लूप को तोड़ने के लिए, पहली बात मैं अक्सर कहता होता हूँ कि आप ना 2-3 चीज़ें देख लें, जिसने भी इन्वेस्टमेंट करनी है, मेरे ऊपर भी यही अप्लाई करें। जिसके लैंड क्लियर नहीं है, अप्रूवल्स क्लियर नहीं है, कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, उसको पीछे कर। यार अरुण साहब क्या बातें कर रहे हैं आप? सर जी, कोई सोसाइटी, चले ये वर्टिकल वाला तो भी स्टार्ट हुआ ना, मुझे लाहौर की कोई एक सोसाइटी आप बता दें
जिसने ये क्लेम ना किया हो। भैया बड़े बड़े बिल बोर्ड लगाते हैं, मुझे तो ये हैरान है कि भाई ये डिपार्टमेंट जो है ये क्या फतू पी के सोए हुए हैं? बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, LDA अप्रूव, फलाना अप्रूव, ढमकाना अप्रूव। देखिए एक कॉमन शख्स बेचारा भोला भाला सा जो अपनी जॉब से बड़ी मुश्किल कोई 10-20-50 हज़ार की किस्त इकट्ठी करके, उसके पास क्या इतने वसाइल हैं कि वो ये सारी चीज़ें चेक कर पाए कि ये 17 अप्रूवल जो होती हैं आपकी ये कैसे हैं? सर एक इस डोमेन में जो बंदा होने के बावजूद भी ये चेक नहीं कर सकता कि 100% अप्रूव है नहीं। लोगों ने तो जुबान पे ही जाना है ना, तो बाद में पता चलता है जी वो चूना लगा के निकल गया। अच्छा, इसमें अब दो चीज, एक वर्टिकल है, एक सोसाइटी। सोसाइटी की आपने बात की, सोसाइटी में पता क्या होता है? सोसाइटी के अंदर इतना, अब सोसाइटी जनाब आपने फ़र्ज़ कीजिए 5,000 फाइलें बेची हुई हैं, मिसाल दे रहा हूँ, प्लॉट आपके पास 500 हैं, 5,000 का 5,000 बंदा आएगा, वो एक साथ तो नहीं आएगा ना, वो जब आएगा ना उसको कहेंगे पैन ਤੁਹਾਡਾ प्लॉट ਇੱਥੇ है, और वहाँ पे वो नज़र भी आ रहा होगा, सड़कें बन रही हैं और कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रही है, 500-700 कनाल के ऊपर कोई काम हो रहा है, जबकि बेचा 5,000 कनाल हुआ है। आप पॉइंट समझ रहे हैं? तो वहाँ पे वो, अच्छा जब आप कहते हैं ओ जी बैलेटिंग होनी है, नंबर लगेगा, नंबर आएगा, नक्शा आएगा, वो एंज होगा, आपका बस इधर ही जी आपका ही प्लॉट है, क्योंकि 5,000 ने डिफरेंट टाइमिंग्स में आना, सबको वही लॉलीपॉप देते हैं। तो उसका तरीक़ाकार ये है, अगर आप सोसाइटी में जाना चाहते हैं, पहले सोसाइटी वो सारा कुछ ठीक है, अप्रूवल वो सारा कुछ देखना है, सिर्फ आप पोजेशन वाले प्लॉट लें, नंबरिंग वाले प्लॉट लें। आपने देखा, आपको किसी सोसाइटी ने कहा कि ये नक्शा है, इसको समझिएगा, ये प्लॉट नंबर 432 है, बी ब्लॉक है। अब आप बी ब्लॉक पे जाएं, अगर वहाँ पे, मैं नहीं कह रहा कि डेवलप होना चाहिए, नहीं मैं नहीं कह रहा, लेकिन अगर सोसाइटी की पोजेशन में है, वहाँ कोई मशीनरी लगी हुई ना, आप समझ लें, वरना वो किसी हाजी साहब दियाँ पैलियाँ ने और वो हाजी साहब से उन्होंने अभी खरीदना है। सर मेरे पास फाइल भी पड़ी है, सब कुछ पड़ा है, तो मेरे पैसे तुसी कटवा दो, मेरे को प्लॉट नंबर भी लग गया हुआ है, लेकिन पिछले 3 साल तो नैब च पे है। हाँ, यही वो उसकी वजह। देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा, इसमें लोग जाते क्यों, फंस कहाँ जाते हैं? फंसते हैं क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आपको बहुत बड़ा बेनिफिट नज़र आ रहा होता है, यार इन्नी दी फैल 10 लाख रुपए दी फैल, 20 लाख रुपए दी, 25 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, तो लोग उसमें जाते हैं। फिर अब आप खुद सोचिए, 10 लाख की अगर फाइल है और 5,000 लोगों ने दिया है, डेवलपर के पास कितने पैसे आ गए? हमने वाह, वो तो क्या कुछ प्ले कर सकता है। तो अभी ये जो आप वर्टिकल का कर रहे हैं, इसमें तो सर और आसान है इस वक्त। खैर अब तो मुझे नहीं पता क्योंकि रिसेंटली इसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत आसान है। सर मैं बताता हूँ, देखिए लाहौर में, मैं ऑफ कैमरा बताऊंगा, नाम नहीं लूंगा उस बिल्डिंग का, पिछले 25 साल से वो बिल्डिंग खंडर पड़ा है, भूत रहते हैं इस वक्त वहाँ पे। कभी LDA जाता है, उसके 2 फ्लोर गिरा देता है, कभी 3 गिरा देता है, और जिस साहब ने बनाई थी वो भी अपनी अगली ज़िंदगी में चले गए हैं, आगे उनके बेटे भी कुछ नहीं कर पाए, वो पूरा प्लाजा बिका हुआ है। उसमें मुझे ये बताइए कि उस बेचारे शख्स का जिसने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी उसका क्या कसूर है? फिर सिमिलरली एक और बिल्डिंग थी, ज़ियाउल हक के दौर में बनी थी सर, अभी 5 साल पहले वहाँ पे अभी एक 5 स्टार होटल की सब चेन आई है। तो ये तो कॉमन है, मतलब चलता आ रहा है। वर्टिकल में भी इसी तरह ये 8-8, 10-10 फ्लोर की वो बिल्डिंग्स हैं। तो इस ये जो आपकी डोमेन, क्योंकि देखें लाहौर के अंदर पर्टिकुलरली मैं बोलूँगा, क्योंकि लाहौरियों का मिजाज बिल्कुल भी नहीं है वर्टिकल वाला। अभी तक भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं लोग, लेकिन उनसे जब आप पूछेंगे ना यार इतने रहोगे, नहीं मैं तो अपना कार खुली छाता लेना है, तो वो माइंडसेट है लोगों का। तो आपको लगता है कि आगे जाके इसके अंदर मजीद ये जो फसली बटेरे आ रहे हैं, ये 2 नंबरी वाले लोग जिस तरह सोसाइटी में आए, इसमें भी आएंगे, वो तंग करेंगे? आपके 2 सवाल हैं। मैं पहला जो आपने बात की, देखें अगर लैंड डेवलपर के पास लैंड नहीं है तो आप 99% रिस्क पे हैं, 99% रिस्क पे हैं। हो सकता है कि पैसे इकट्ठे होके, अगर तो मैं नीयत भी मैं कहता हूँ साफ़ होगी या बेकार होगी, अगर तो नीयत ख़राब है तो वो पैसे इकट्ठे करके गायब भी हो सकते हैं। ठीक है। अगर प्लॉट नहीं है तो आप 99% रिस्क पे हैं। अब अगर उसका चेक कर लें, अगर प्लॉट नाम पे है कंपनी के या जो भी उनकी वो, तो आप कहीं ना कहीं आप तकरीबन मैं कह लूँ 50% आप समझ सकते हैं कि यार मैं थोड़ा सा। तो आपको क्या लगता है कि अगर एक बंदे ने, लेट्स से मेरा एक प्लॉट है, सॉरी आपकी बात काटूं, मेरा एक प्लॉट है, 20 कनाल का प्लॉट है, मैंने उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, ये सॉफ्ट लॉन्च कर दिया मेरे नाम पे ज़ाती, मैं लोगों से पैसा इकट्ठा किया, प्लॉट भी अंडर द टेबल किसी को बेचा और निकल गया मुल्क से। हाँ, मैं उसी तरफ आने लगा। एक चीज़ ये होगी, थोड़ा सा देखें, एक ये है कि उसके नाम प्लॉट भी नहीं है, फिर तो आप तो बिल्कुल ही आप गर्म पानी में है ना, फिर तो आप डिजास्टर। दूसरा, प्लॉट आ गया, अप्रूवल्स भी आ गए कि जी ये डिज़ाइन जो मुझे दिखाया जा रहा है अप्रूव्ड भी है, तो आप 60-70% आप अपने सिक्योरिटी की तरफ चले गए। फिर उन्होंने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर दी। ये बड़ा प्यारा पॉइंट है। आपका प्लॉट है, जब तक वो सिर्फ प्लॉट है, चाहे अप्रूवल्स भी हैं, आप बेच सकते हैं।
जिस दिन आपने वहाँ पे बेसमेंट बना दी हुई है ना, अब आपकी वो चीज़ बिकेगी नहीं। अब इसको समझिए, अब मुझे आप बताएं, आप ही बता दें, आप प्लॉट लेना चाहेंगे कि किसी की डला हुआ गंद खरीदना चाहेंगे कि उसका अपने गले डालना चाहेंगे? प्लॉट को तो आप अपनी मतलब से डिज़ाइन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसने जी बीच में पैसे भी लगा दिए, कुछ चीज़ें, कुछ कंस्ट्रक्शन भी कर दी हुई है, कंस्ट्रक्शन हुई हुई चीज़ अगले को भी पता है। अच्छा, प्लॉट तक जो है ना, इसको ज़रा समझिएगा, प्लॉट तक हो सकता है बायर को ना पता चले कि जी इसने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और साहब अमेरिका, लेकिन अगर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है और वो वहाँ से भागना चाहता है, वो लेने वाला भी पहले 100 बार सोचेगा कि यार इसने इतनी चीज़ बनाई हुई है, अब ये मेरे मुताबिक बनेगी, मुझे चेंज करना पड़े। दूसरा, इसने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, पता नहीं कितने लोगों के पैसे लिए हैं, नहीं लिए हैं। वहाँ पे डेवलपर के पास भागने का रिस्क बहुत कम, मतलब डेवलपर का रिस्क ज़्यादा हो जाता है, लोगों का कम हो जाता है। एक बात। दूसरी बात जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आपने डेवलपर ने लैंड खरीद ली, अप्रूवल्स करा लिए, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी, तो इसका मतलब है ये पैसे तो डेवलपर के पहले तो अपने फंस गए। पहले अगर उसने फ़र्ज़ कीजिए 50 करोड़ लगाया, मिसाल दे रहा हूँ, और उसने फ्रॉड करके भागना है, तो अगर उसके पास 50 करोड़ था जो उसने लगाया, तो इसका मतलब है वो 2 अरब का फ्रॉड करेगा, 70 करोड़ का फ्रॉड नहीं करेगा। लेवल होता है ना एक बंदे का। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अब मेरे पास 50 करोड़ है और मैं 20 करोड़ का फ्रॉड तो नहीं करूंगा ना, मैं तो 50 से 20 वैसे ही कमा सकता हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है फ्रॉड करके चक्रों में फंसने का। तो मैं इसलिए कहता होता हूँ कि जो इन स्टेप्स पे आएगा ना, लैंड क्लियर है, वो क्लियर है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, कुछ ना कुछ काम हो गया, वहाँ पे क्लाइंट का रिस्क बहुत कम हो जाता है। वो पता चल जाता है कि भाई लैंड है, अप्रूवल है, कंस्ट्रक्शन है, डेवलपर फंस गया खुद। पहले तो वो अपने पैसे रिकवर करेगा, उस रिकवरी के ऊपर फिर जितनी उसको कम से कम 2 गुना उसको पैसे इकट्ठे होंगे तो वो फ्रॉड करके निकलने की सोचेगा। बिल्कुल ऐसी है। अब आ जाते हैं अब आपके सेकंड पार्ट की तरफ। ये तो होगी क्लैरिटी। अब आपने कहा कि एक बिल्डिंग है, वो बनी हुई है, वो ज़िया दौर की भी है, वो भी हमारे, चले मैं लाहौर की बात करता हूँ, पूरे पाकिस्तान की बात नहीं करते, वो बड़ी हो जाए। लाहौर के अंदर 100 बिल्डिंग्स होंगी ऐसी, इस तरह की बिल्डिंग्स जो बीच में रुकी हुई हैं, हम मेरे ख्याल चंद उंगलियों पे गिन सकते हैं। मुझे पता है, आपको पता, हम लाहौर के रहने वाले, कहाँ पे हैं वहाँ। वो एक ऐसा ये रिस्क भी रहेगा, 5% का रिस्क हमेशा रहेगा आपको। वो तो वो उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। उस अगर वो भी ज़ीरो हो जाए तो फिर तो वो काम ख़त्म। तो प्रॉब्लम ये है तो प्रॉब्लम ये है इतना सारा कुछ करने के बाद भी, यहाँ तक आ जाने के बाद भी जब प्रॉब्लम आती है, तो वो, मैं पिछले दिनों किसी को बात कर रहा था, मैंने कहा जितने प्रोजेक्ट यहाँ आके फंसे हैं ना, वो प्रॉब्लम आई है जेवीज़ की वजह से। जो प्रोजेक्ट्स जेवी में चल रहे हैं ना, माइंड सेट नहीं मिलता, ऐसे ही है। और वो फटा हो जाता है। हाँ नहीं, आप हाँ ये भी आप इन्वेस्टिगेशन में डाल दें, जहाँ मैंने 4 चीज़ें बोली, ले जी 5वीं चीज़ भी ऐड कर लें कि अगर जेवी प्रोजेक्ट है तो देखें जेवी किसके साथ है। अच्छा जी, बताना चाहूँगा आपको, जेवी कहते हैं जॉइंट वेंचर को, जब एक से ज़्यादा लोग मिल के कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो उसको जेवी कहा जाता है। वो देखें ना, मैं आप मिल के कर रहे हैं, आपका मेरा माइंड सेट ही नहीं मिल रहा। मैं अक्सर कहता होता हूँ, बिज़नेस के लिए ना आपको 2 चीज़ें सिर्फ कर लें, हर बिज़नेस काम है, वो रेडी चला लें, वो बड़ी से बड़ी फैक्ट्री चला लें। एक बंदा चाहिए विजनरी, दीवार के पीछे देखने वाला। जिस बिज़नेस में वो बंदा होगा, जैसे हमारे चेयरमैन साहब वही हैं, वो वैसे वो एक्टिव नहीं होते, लेकिन उनका विजन है, वो चीज़ें अलग लेवल से देखते हैं, अलग लेवल से सोचते हैं। मैं अक्सर कहता होता हूँ, हमें वो, जब मैं ग्राउंड रियलिटी देख के फंस जाता हूँ ना, फिर मैं उनसे मशवरा करता हूँ, जी ये ग्राउंड रियलिटी है, अब क्या करना चाहिए। वो उससे अलग ही एंगल से सोच के मुझे कहते हैं, हारून ऐसे नहीं, ऐसे करना है हमें। सर, इसमें पता क्या, मैं फिर दोबारा कहूँगा, जिस वजह से आप मेरे सामने इस वक्त बैठे हैं ना, अदरवाइज मैं एक गेस्ट के साथ जब पॉडकास्ट कर लेता हूँ दोबारा नहीं करता। आगे जाके अब जो डिस्कस करेंगे ना, इस प्रोजेक्ट के अंदर ये प्रोजेक्ट नहीं है, मुझे एक ये कान के अंदर हीरा लगा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। वो आगे जाके जब हम डिस्कस करेंगे तो आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी पसंद आएगा। और इससे पता चल रहा है कि जो आपके, देखिए, एक होती है फ्रंट एंड टीम, एक होती है बैक एंड टीम। तो जो आपकी बैक एंड टीम है, जो आपके चेयरमैन है, उनका विजन समझ आ रहा है। और बल्कि ये आगे पूछूंगा भी मैं आपसे, आप पहले मुकम्मल कर लें अपनी बात। तो मैं ये कह रहा था, बिजनेस के लिए ना 2 चीज़ें, एक आपको बंदा चाहिए जो विजनरी हो, आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला हो, और दूसरी बात ये है कि वो प्रॉब्लम नहीं सुनते कभी भी। मैं उनको कहूँ ना, ये मसला आ गया, और यार हारून सॉल्यूशन बता के। कल हम एक इवेंट पे बैठे हुए थे, तो वो नॉर्मली स्पीचेस भी नहीं करते, तो मैंने उनसे कहा, यार कल एक है तो आप थोड़ा सा बोलें, 2 मिनट बोले। उन्होंने स्पीच की, बाद में मैं उनको कहा, मैंने कहा पाजी ऐसे स्टेट्समैन वाली स्पीच होगी। उन्होंने क्या कहा,
उन्होंने कहा कि देखे मैं पाकिस्तान जब से आया हूँ ना, हर बंदा कह रहा है कि जी गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट गिरा दी, ये हो गया, वो नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, इलेक्शंस हो गए हैं, इलेक्शन ठीक नहीं हो रहे। यार हम क्यों डिस्कस, आपका ख्याल है गवर्नमेंट से अवाम है, अवाम से गवर्नमेंट होती है, तो हम अवाम ने क्या किया, तो आपने क्या रोल प्ले किया? आप हर वक्त ये क्यों देखते हैं कि जी गवर्नमेंट ये करेगी, गवर्नमेंट, हमें नहीं डिस्कस करना। ठीक है, हम सबको पता चल गया, हम सब के माइंड बन गए हैं कि प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, तो हमने अपना दिमाग चलाना बंद कर दिया क्योंकि हम मेंटली एक्सेप्ट कर गए प्रॉब्लम है। भाई सोल्यूशन की बात करो। सोल्यूशन के लिए IT एंड टेक्नोलॉजी पार्क उन्होंने कहा हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, हमने ये निकाला जहाँ कोई टैक्स नहीं है किसी तरह का। क्या चाहिए? ये जो सदी है ना, ये IT की सदी है। बिल्कुल ठीक, ये एक वाहिद हल है इस वक्त, हल है। और उसके लिए चाहिए क्या? एक टेबल, एक कंप्यूटर, इंटरनेट, तो बंदा बस इंटरनेट भी वो जिसको शाक ना खाए बार-बार। और आप पैसा कमा सकते हैं, आप डॉलर्स कमा सकते हैं। बल्कि अरुण साहब इसमें बताइएगा कि हमजा साहब के माइंड में ऐसी क्या चीज़ चली, फिर वही बात आ जाएगी कि उनकी अप्रोच तो नज़र आ गई यहाँ पे, लेकिन थोड़ा आप भी बता दें इसमें कि पूरी दुनिया यहाँ से पैसा बाहर लेके भाग रही है, तो वो बाहर से पैसा यहाँ क्यों लेके आ रहे हैं भाई? वो मुझे हमेशा कहते होते हैं यार, ऐसे उनकी आदत है, ऐसे बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान में, ये क्यों लोगों को नज़र नहीं आ रहा? वो कहते हैं मैं सारी ज़िंदगी ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ, 2.5 करोड़ बंदा है उत्थे, 25 करोड़ बंदा है यहाँ पे। देखें, ये बात आप वो छोड़ दें कि क्या है। और मैं एक छोटी सी बात करता, फ़र्ज़ करें मैं जिस बिज़नेस में हूँ, मिसाल ले लें, आप अपने बिज़नेस को ले लें, इंडिया में 1% है उसके यूज़र्स, पाकिस्तान में 1% है, ऑस्ट्रेलिया में 1% है, अमेरिका में 1% है। फ़र्ज़ कर लेते, ये स्टैंडर्ड सेट है। तो जिस बिज़नेस में आऊँ, 25 करोड़ का 1% क्या है? 2.5 लाख बंदा, 2.5 लाख बंदा, मेरा मतलब मैंने उस 2.5 लाख को, ऑस्ट्रेलिया में अगर वो 1% है तो 25,000, समझ रहे हैं? इंडिया में वही 1.5 करोड़, 1% 1.5 करोड़ उसका। तो क्या इंडिया में गुर्बत नहीं है? वो अपने पॉपुलेशन के वॉल्यूम से गेम बदल दी उन्होंने। इससे क्या होता है? इससे आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है, आपकी बाइंग पावर बढ़ती है, आपके सिस्टम ही अलग हो जाता है। और ऑन टॉप ऑफ इट एक और चीज़ यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, एज ए कंट्री अभी हमने बहुत सारी चीज़ों में एडवांसमेंट की खास तौर पे बात करें, अभी तो हमने बिस्मिल्लाह की है। IT की बात करें तो अभी तो हमने 5% भी कवर नहीं किया, स्टिल 95% रहता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन की बात कर लें तो अभी तो एडवांसमेंट शुरू हुई है भजन, यहाँ पे बहुत आगे तक जानी है चीज़। अब हम इस तरफ आए हैं जहाँ से हमें एक्चुअली जाना चाहिए था। जैसे कोरोना में एक वाहिद इंडस्ट्री है जिसने पूरे पाकिस्तान को संभाल लिया, कंस्ट्रक्शन। कहीं ना कहीं हम सब अटैच है, 40 इंडस्ट्रीज इसके साथ अटैच है। ऐसी, और देखिए जब 40 इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं और आगे पे छोटी इंडस्ट्रीज कितनी सारी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। अच्छा फिर आगे थोड़ा सा चलते हैं, मैं अभी थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहूँगा आपके ये नए प्रोजेक्ट के ऊपर जो कि लाहौर स्काई, जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये एक कान का हीरा है। प्रोजेक्ट का सबसे पहले तो जो डिज़ाइन आप लोगों ने बनाया है, कैंटिलीवर, आप लोग एक बड़ा फैंसी वर्ड यहाँ पे स्वैंकी वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने भी स्वैंकी का वर्ड यूज़ कर लिया। तो ये क्या है? क्योंकि देखें हवा में इसका आई थिंक 25% एक उसका है जो हैवी ब्लॉक स्ट्रक्चर है सारा, ये मैं कोशिश करूँगा कि इस पर लगा भी देंगे हम। पहला ब्लॉक आपका आता है, फिर उसके ऊपर एक और ब्लॉक रखते हैं, फिर ऊपर रखते हैं, तो 6 ब्लॉक्स की सूरत में ये आपके 22 फ्लोर है, राइट? 26 फ्लोर है, 4 ब्लॉक है, 4 ब्लॉक हैं, 26 फ्लोर पे आपने इसको डिवाइड किया, और उसका कुछ हिस्सा जो है हवा में है। एक ही निज़ाम है जनाब। ये सिर्फ डिज़ाइन। अच्छा, मैं इसको ना थोड़ा सा हमने सिस्टम को ग्रीन और स्मार्ट किया है बिल्डिंग को। ठीक है। पहला जो ब्लॉक है उसके ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा ना, कुछ वो हवा में है, बिल्कुल ऐसे 5% होगा, और बाकी सारा टेरेस है। तो रूफ टॉप टेरेसेस हमने दिए, एक ब्लॉक के ऊपर टेरेस है, आप इसकी एनिमेशन में लोगों को दिखाइएगा भी। तो एक ब्लॉक के ऊपर टेरेस है, फिर दूसरे ब्लॉक के ऊपर, जो लास्ट ब्लॉक था ना वो 25% हवा में है, यानी इसका कोई 50-55 फीट जो है ना एरिया हवा में कैंटिलीवर्ड है। यानी अगर ये नीचे वाला ब्लॉक है ना तो उसका ऐसे पड़ा हुआ, ये वाला हिस्सा सारा हवा में है। तो ये कैसे खड़ा हुआ है? इसके पीछे पूरा स्ट्रक्चर है ना, उसके पीछे पूरी अंदर कॉलम्स हैं, बीम्स हैं बड़े बड़े, इसके वो पूरा वो स्ट्रक्चरल निज़ाम है जो कि हमें बाहर से नज़र नहीं आएगा लेकिन अंदर लगा हुआ। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए ना, आप ये मोबाइल है, अगर मैं इस मोबाइल को ऐसे रखूँ ना तो ये हिस्सा अगर मैं यहाँ वज़न दूँ तो ऐसे उठेगा,
अब इस हिस्से को हवा में रोकने के लिए इस हिस्से के पीछे अगर मैं नीचे इस पे बांध दूं, यानी नीचे कॉलम्स के साथ बांध दूं, तो यहाँ जितना मर्जी ये तो नहीं उठेगा ना, और लोड भी दूसरी साइड पे ज्यादा है। तो इसको नीचे जो है ना सारा पूरा इसके नीचे एक बेसमेंट से लेकर ऊपर तक एक कॉलम्स और बीम्स का एक स्ट्रक्चर है अंदर जिसने इसको ग्रिप किया हुआ है। ठीक है, इसी से अगला सवाल बनता है, ठीक है आपने इंटरनेशनल जो है ना कंसल्टेंट्स हायर कर लिए, दुबई से भी ले लिए, ऑस्ट्रेलिया से भी ले लिए, सर जिन लोगों ने आपको अप्रूवल दी है, ठीक है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है ना जिन्होंने अप्रूवल दी है, क्या वहाँ पे इतने एक्सपर्ट लोग, ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो इस टाइप की बिल्डिंग्स को या इस टाइप के एडवांस स्ट्रक्चर को मॉनिटर करके आपको अप्रूवल दे सके, या बस उन्होंने भी किया बिस्मिल्लाह पाइन पढ़ो? नहीं, डेफिनेटली है, और इसका बड़ा तरीक़ेकार है। पहले प्राइवेट बंदा बनाता है, फिर ये गवर्नमेंट के इदारे के पास जाता है, फिर गवर्नमेंट के इदारे ने आगे अपने प्राइवेट कंसल्टेंट रखे हुए हैं, आउटसोर्स किए हुए हैं, फिर उनसे वेटिंग होती है। अब इसको समझिए, आपने डिज़ाइन किया, ये सरकारी इदारे का साहब है, इन्होंने इनको हायर किया हुआ है, आप बनाएंगे, आप उनसे वेट कराएंगे, ये फिर उनको देखेंगे, वो पूरा निज़ाम है, एक बंदा नहीं, पूरा चेक एंड बैलेंस है, और बार बार चेक एंड बैलेंस है, उसको बार बार उसको फिर ये जो आपने डिज़ाइन बनाया, वो उस डिज़ाइन का, जैसे मैंने पहले कहा, उसकी जो वो पूरी डिज़ाइनिंग है, उसका जो टेस्टिंग है, उसकी पूरी सीडी, उसका सिस्टम जमा होता है अंदर। अच्छा कि हाँ ऐसे तो नहीं ना, वो पूरा जमा करते हैं और अपने रिकॉर्ड में लगाते हैं कि जिस टाइम आपने ये डिज़ाइन किया उस टाइम आपने पूरी इसकी वो की स्टिमुलेशन की और उसमें आप अप्रूव हुए, वो हमने अपने रिकॉर्ड में लगा दी। प्लस अब ज़रूरी तो नहीं आपने डिज़ाइन किया और वैसा डेवलपर ने बनाया भी, डेवलपर पैसे बचा सकता है। तो जब हम वहाँ पे वो बना रहे होंगे, फिर आगे कंसल्टेंट्स हैं, फिर कंपनीज़ हैं, वो जब बना रही होंगी तो आप हर बार जाके चेक करके अप्रूव करके साइन देंगे। अच्छा, हमारे पास हर स्टेज के ऊपर डॉक्यूमेंट साइन पड़ा होता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट हमने साइन करवाए हैं तो आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, अगर नहीं करवाए तो डेवलपर की बदनीयत ही, आप समझ रहे हैं मेरे पास एक स्टेज है, मैंने आपने जो डिज़ाइन बनाया मैंने उसके मुताबिक अगर किया है और आपसे साइन ले लिए हैं तो आप जिम्मेदार हैं, आपने ऑन कर लिया। मैंने कहा कि यार इन्होंने पता ना चले, बस भर दो, बंद कर दो। और ये वैसे तो सरकारी इदारों के भी लोग आते हैं, कई इदारे इन्वॉल्व हैं इसमें, कोई इतना मतलब पूरा चेक एंड बैलेंस है। बिल्कुल सही है। अच्छा, पहली जो आपका ये ब्लॉक बनेगा या जो पहली आपकी बिल्डिंग बनेगी, ये है आपकी 26 फ्लोर की। उसके बाद फिर आप दूसरी बिल्डिंग्स इसमें बना रहे हैं, 4 टोटल और हैं? 5 और है। 5 और हैं, तो टोटल ये 6 बिल्डिंग। तो मुझे जो लग रहा है ये तो एक काइंड ऑफ कम्युनिटी सेंटर बन गया। ये 73 कनाल की पूरी कम्युनिटी है। ये हाई राइज कम्युनिटी है, गेटेड कम्युनिटी है, जिसमें पहले में मॉल है, उसके अंदर फिर आपके प्ले एरियाज हैं, फूड कोर्ट हैं, ऑफिसेज हैं, जिम, सोना, स्पा, रूफटॉप टेरेसेस, रेस्टोरेंट, सारा कुछ आपको सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं। पीछे बिल्डिंग्स होंगी, वो रेजिडेंशियल होंगी उसमें, और इस कम्युनिटी के अंदर फिर सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। मसलन आपको सारी हर चीज़, अब हम इसके अंदर जो हमारा इनेबलर्स के साथ जो हमारा वो हुआ है MOU, इसमें हम उनके इंस्टीट्यूट्स ला रहे हैं, कॉलेजेस ला रहे हैं, हम उनके स्कूल्स ला रहे हैं, उनके इंक्यूबेटर सेंटर्स ला रहे हैं, उनके कोवर्किंग स्पेसेस आ रही हैं, तो हम पूरी उसमें कम्युनिटी है। अच्छा, इसमें इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये आपकी बिल्डिंग्स के बीच में से एक तो ये फिरोजपुर रोड पे आती है, लोकेशन में पे आपसे पूछूंगा अभी, इसके बीच में से एक और सरकारी रोड भी गुजर रहा है, तो इसको किस तरह से आप फिर गेटेड किस तरह करेंगे? वो जो हमारा ये जो 73 कनाल है ना, यस, इसके अंदर से जो रोड जा रही है ना, वो स्ट्रक्चरल रोड है, 150 फीट की मेन बुलेवार्ड टाइप रोड है। हाँ, हमारी वो 3 बिल्डिंग जो है ना एक साइड पे जा रही है। हाँ, वो 3 बिल्डिंग कोई अंदर से कोई वो अगर हमें उसकी वो प्लानिंग यही है कि उसको अंडरपास से हम जो है ना कनेक्ट करें। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा DHA को भी उन्होंने 2 फेजेस को 5 को उन्होंने अंडरपास से, रिंग रोड के अंडरपास से कनेक्ट किया। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आता हूँ ये जो आपकी मेन बिल्डिंग है दोबारा इसके ऊपर, क्योंकि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें इसलिए लगा क्योंकि बीइंग इनटू IT डोमेन या डिजिटल डोमेन, तो थोड़ा सा ज़्यादा है, आप लोगों ने एक फैसिनेटिंग काइंड ऑफ जो है ना एक ऑफर फेंकी है मार्केट में कि आपका इसका पूरा फ्लोर है, आई थिंक सो 52,000 स्क्वायर फीट का फ्लोर है जो डेजिग्नेट किया आप लोगों ने IT के लिए। इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये क्या है और ये किस तरह से काम करेगा, और इसमें ख़ास तौर पे जो अट्रैक्शन आप लोग इस वक्त बोल रहे हैं कि ये टैक्स फ्री होगा, ये क्या सीन है? अच्छा, इसमें ना एक फ्लोर नहीं है, ठीक है, ये पूरा ब्लॉक है। ये जो 4 ब्लॉक है ना, उसमें से एक जो सेकंड ब्लॉक है ना, वो पूरा IT एंड टेक्नोलॉजी पार्क है। पहले ग्राउंड की बात करते हैं। ग्राउंड पे तो आपका वो सारा मॉल हो गया, मॉल के बाद मैं पूरा आपको बता दूं, जो नीचे वाला पूरा ब्लॉक है ना, उसके 4 फ्लोर है। ठीक है, उसके 3 फ्लोर मॉल है, मॉल हो गया जिसमें DFO होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ऊपर फूड कोर्ट है,
4th फ्लोर जो है उसका पूरे के अंदर पूरा फूड कोर्ट है। अच्छा, ठीक फूड है। कोर्ट कौन से वाला फ्लोर है? हम्म, पहले ब्लॉक ये देखे ना, मैं एक ब्लॉक के ऊपर जब दूसरा ब्लॉक रखा तो ये इसके दरमियान में भी एक फ्लोर है, फ्लोर है, बिल्कुल Columns सही के है। ऊपर हाँ खड़ा है। ठीक है। वो फ्लोर है फूड कोर्ट। ओके, वहां से आप खाना लेके, अब ये ब्लॉक ऐसे ना, मेरा ये वाला जो हिस्सा है, आप बाहर जा टेरेस सकते पे आ जाएंगे हैं, आप। अंदर भी बैठ सकते हैं, बाहर टेरेस। और टेरेस कितना, 2.5 कनाल का, माशाल्लाह। कोई 5-7 मरले नहीं, 2.5 कनाल 50 मरले का टेरेस है। आप खाना उठाएं और बाहर चले जाएं। और वो कितनी हाइट है? 90 फीट हाइट पे। वो है 90 फीट हाइट पे हम अंदर से खाना लें, बाहर जाके ओपन बैठे, पूरा आप कम्युनिटी देख रहे हैं, आप मेन रोड देख रहे हैं, आप पूरा एंजॉय करें। ठीक है। हो गया। अब इसके ऊपर जो दूसरा ब्लॉक है ना, पूरा बिल्कुल ब्लॉक सही है। 5 फ्लोर है। एक फ्लोर जो है को 52,000 स्क्वायर फीट का है। तो ये चारों मिला के, पांचों मिला के कुछ 2.5 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा एरिया है, ठीक है, जो कि आईटी एंड टेक्नोलॉजी पार्क के लिए है। बिल्कुल सही है। अब आपका पूरा ब्लॉक ऑफिस के लिए, आईटी के लिए, और नीचे मॉल है, बीच में फूड कोर्ट है। आपका ऑफिस है ऊपर, लंच टाइम हो गया, आप नीचे जाएंगे, टेरेस पे बैठे, माहौल है, लंच है, डिनर है, बैठे हैं, खाएं पिए, वापस ऊपर चले जाएं। ठीक है, बिल्कुल सही है। वहीं पे अंदर ही आप स्विमिंग पूल भी जा सकते हैं, जिम भी जा सकते हैं, रूफटॉप आपका जो है उस पे आप वॉक कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने एक नई अथॉरिटी बनाई थी, STZA, ठीक है, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी। बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ने ये कहा था कि कोई भी डेवलपर या कोई भी बिल्डिंग, आप मालिक हैं बिल्डिंग के, लेकिन आपका 2.5 लाख स्क्वायर फीट मिनिमम कवर्ड एरिया होना चाहिए। ओके, वो आप डेजिग्नेट कर दें आईटी के काम के लिए। ठीक हो गया। और बिल्कुल सही उसके अंदर जब बिजनेस होगा तो 80% बिजनेस आईटी का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं आईटी के लिए डेजिग्नेट करूं हाँ, और कुछ वहां भी डालना है पे बीच किसी में। और को बिठा दूं। आप ये कह रहे हैं कि जो आपने डेजिग्नेट कर दिया पेपरों के अंदर, अब आपको मैंडेटरी है कि 80% उसका 2.5 लाख में से 80% आईटी से रिलेटेड होना चाहिए। हाँ, वहाँ ये पे, गवर्नमेंट या की रिक्वायरमेंट टेक्नोलॉजी। है। ठीक है, अगर हम ये काम कर लेंगे तो आपको उसके अंदर आईटी से रिलेटेड बिजनेस करने वालों को 10 साल के लिए, पहले 10 साल, पहले अच्छा 10 कब, साल। जब वो शुरू होगा, हाँ जाहिर है। नो इनकम टैक्स, नो सेल टैक्स, नो ड्यूटी। आर यू श्योर हारून? मैं कहता हूँ आपने मेरी नहीं माननी, इस पे डॉक्यूमेंट है मेरी आपके नहीं पास? माननी, आप नहीं, आपने मेरी माननी नहीं है। ठीक है, आपने STZA को खुद सारा वो करना है और फिर आपने उस पे देखना है। और तो इस पे अप्रूवल है हमारे पास हमारे इसके? पास प्रॉब्लम है आपको क्या बात है सर, अब क्या देखिए, बात है। हुआ क्या, ये गवर्नमेंट ने जब बनाई ना, तो लाहौर के अंदर इसके STZA के अंदर आईटी एंड टेक्नोलॉजी पार्क, इस मेथड के अंदर पहली बिल्डिंग है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। बिल्कुल ठीक है, उसके अलावा अप्रूवल्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ कोई हमारे लिए सही है। और उनके लिए भी होगी, लेकिन वो तो under- आरफा क्रीम जो टावर है वो नहीं, इसमें नहीं वो- आता? नहीं, वो देखें, वो अब उसको वो उसमें ले जाए, एक अलग बात है। ठीक है, क्योंकि है तो वो भी टेक्नोलॉजी हाँ, पार्क ही है ना वो पूरा। तो पुराना बना ना ये। अच्छा, ये किया क्यों? ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट अपने मुल्क में जब वो चाहती है ना कि जॉब्स क्रिएट हों, पैसा अंदर ही रह जाए, फैक्ट्रीज लगे, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने ऐसे कई जोन्स बनाए, कायदे आजम इंडस्ट्रियल स्टेट, हतार इंडस्ट्रियल स्टेट। तो ये मैं पुरानी बातें कर रहा हूँ, 90s में 80s में उन्होंने बनाया जी, ये पूरा इंडस्ट्रियल जोन है, जो भी यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएगा उसको जनाब बिजली इतनी सस्ती मिलेगी, गैस इतनी सस्ती मिलेगी, टैक्स 10 साल के लिए फ्री है, ये ऐसे ये बेनिफिट्स देते हैं। अब आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप फटाफट वहाँ जाके फैक्ट्री लगा देंगे। बिल्कुल ऐसी आप फैक्ट्री लगाएंगे, 5,000 बंदे आपके एम्प्लॉय आएंगे, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, गवर्नमेंट को फ़ायदा, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बिजनेस चल रहा है, मुल्क के अंदर बाइंग पावर बढ़ रही है। और आपकी सबसे बड़ी अट्रैक्शन ये है आज की डेट में भी, यूएई में सबसे बड़ी अट्रैक्शन यही है। और हाँ, टैक्स नहीं। अब 16 ये 17 जोन है वहाँ पे, उनमें आप जाएं, नो टैक्स। अब गवर्नमेंट को, अब ये बड़े स्टैट्स को आपने देखना है, गवर्नमेंट को डॉलर चाहिए, और डॉलर के लिए जो भी रास्ते हैं उसमें से एक आईटी एक्सपोर्ट्स है। अब गवर्नमेंट क्या चाह रही, अब हम देखें हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स हैं लगभग 4 अरब डॉलर सालाना, बांग्लादेश की 44 अरब डॉलर है, हमारे से तो आबादी भी कम। हाँ। इंडिया की 192 बिलियन डॉलर सालाना आईटी एक्सपोर्ट्स हैं। अब गवर्नमेंट ने कहा कि हम अपने टैलेंट की कमी नहीं है हमारे पास, तो हम आईटी के अंदर लोगों को फैसिलिटेट करें, मोटिवेट करें, उसके लिए उन्होंने ये निकाल दिया। गवर्नमेंट चाहती है यार सानू टैक्स ना दो, डॉलर ले आओ। डॉलर आपको मैं हरून बड़े वसूख से ये बात कह रहा हूँ, अभी पिछले 1.5-2 साल के अंदर आफ्टर कोविड बेतहाशा हमारा बच्चा जो है, जो फ्रीलांसिंग में 4,000, 5,000, 6,000, 10,000 डॉलर तक मंथली कमा रहा था, ये भी कुछ छोटी रकम नहीं, देखें 10,000 भी कमा रहा है तो 1,20,000 सालाना बनता है आपका। वो बच्चा जब यहाँ पे पैसे मंगवाता था, उसको 2-3 डज लगती थी। पहली डज बैंक की सूरत में लगी कि बैंक ने 3-4 रुपये वैसे ही मार्केट से रेट कम दिया। दूसरा, उसके ऊपर टैक्स लगता था। तीसरा, उसके ऊपर इतने सवालात होते थे कि भाई कित्थों ले आए, किधर आए, किस तरह ले आए।
ये मामलात। फिर क्लाइंट भी तंग करता था पाकिस्तान पेमेंट भेजते हुए। बच्चे ने क्या किया, नोमैड एक वीज़ा निकला है, चुप करके पकड़ा, दुबई निकल गया, तुर्की निकल गया, मलेशिया निकल गया, जो ज़्यादा बेहतर कमा रहे थे यूरोप निकल गए। अब वहाँ पे उनके लिए इजी गेम थी। तो अगर ये इस तरह की फैसिलिटीज़ दी जाएं और आपको इंश्योर करवा दिया जाए, 10 साल भी बहुत बड़ा एक टाइम होता है। देखिए 10 साल में कोई भी कंपनी अपने आप को इतना स्टेब्लिश कर लेती है कि फिर उसके लिए टैक्स वैक्स को मैटर नहीं करता। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही खुशाइन आप लोगों की तरफ से भी एक काम है और गवर्नमेंट की तरफ से भी। इसमें थोड़ी सी कबाहत जो मुझे लग रही है ना कि गवर्नमेंट की तरफ से ये ब्रैकेट बहुत बड़ी नहीं है। 10 साल वाली नहीं, जो ये स्क्वायर फीट एरिया का आपने बताया। हाँ देखिए, क्योंकि कितनी बिल्डिंगें हैं फिर इस लेवल पे जो बन रही हैं। ये तो आपके पास 20 कनाल था तो आपने कर लिया, अगर आप ये 4 कनाल होती ताड़ी तो पूरी बिल्डिंग ही आईटी पार्क होती। सर गवर्नमेंट के पास हमारे से बड़े जिन बैठे हुए, उन्होंने देखें अब इसको ज़रा समझिएगा, गवर्नमेंट ने जब ये प्लान लिखा किया ना, 2.5 लाख इसलिए लिखा कि और डेवलपर भी इसमें आए। हाँ सही है। अब कई लोग, अब इससे क्या होगा, आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूस्ट करेगी, उससे भी गवर्नमेंट को फ़ायदा। और फिर जब इतने बड़े बड़े एरियाज़ होंगे तो आईटी के लोग भी आएंगे और मोटिवेट होंगे कि हाँ यार ठीक है। और इसकी डेफिनेटली रिक्वायरमेंट, अगर वो ये करे कि हर 5 मरला 10 मरला जो है ना वो एसटीजी में आ सकता है, तो गवर्नमेंट वो फिर मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल बेसिकली करना क्या है, ये पूरी मार्केट बनानी आईटी की। अब मैं अपनी मिसाल देता हूँ, हमारे पास 2.5 लाख स्क्वायर फीट एरिया है, उसके अंदर आईटी के सारे जाइंट्स बैठे हुए हैं, पूरी क्रीम बैठी हुई है। आप क्या चाहेंगे, आपने मोबाइल की दुकान खोलनी है, आप चाहेंगे ना कि हफीज सेंटर में खुल जाए, क्योंकि मैं जैसे ही खोलूँगा ना मेरी बिकना शुरू हो जाएगी, मुझे सोर्सिंग आसान है, मार्केट है, लोग, हर बंदा पूरे पंजाब का वहाँ आ रहा है। और आप अगर आईटी से रिलेटेड बंदे हैं तो आप वहाँ जाएंगे जहाँ 2.5 लाख स्क्वायर हब है, आप कहेंगे यार मुझे वहाँ फ़ायदा क्या होगा, वहाँ पे मुझे एनेबलर्स के स्कूल हैं तो मुझे बच्चा मिल जाएगा, वहाँ पे मुझे मार्केट है, सारे बंदे वहाँ आ रहे हैं, मैं अपनी चीज़ वहाँ बेचूंगा, आप अमेज़ोन कर रहे हैं, मैं कुछ और कर रहा हूँ, मैं आपसे एक दूसरे के साथ शेयर, तो वो बेसिकली एक मार्केट बने। सबसे बड़ी अट्रैक्शन मुझे जो नज़र आ रही है ना वो 2 हैं। एक तो ये टैक्स वाली है, डेफिनेटली ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा ख़ास तौर पे छोटे बिजनेसेस के लिए कि जिनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो अपने सेपरेट से डिपार्टमेंट खड़े करें जो टैक्स को डील करें। सेकेंड बिगेस्ट जो अट्रैक्शन मुझे नज़र आ रही है अरुण, वो पता क्या है, देखिए आज अगर आप मिसाल के तौर पे आप लोगों का बैरिया में ऑफिस है, किसी बच्चे को आप बैरिया बुलाते हैं ना एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो 10 दफ़ा सोचता है। अगर लेट्स से जोड़ाउन में रेट 70,000 है तो वहाँ जाने का वो 30,000 आपसे एक्स्ट्रा मांग लेता है, और उसके बाद भी नखरे, फिर आए दूसरे दिन उसके पास बहाना होता है, नहीं जी आज यह हो गया जो हो गया। जब बच्चे को पता चलेगा ना, चाहे ये ठीक है दूर है ज़रूर, लेकिन जब बच्चे को पता चलेगा भाईजान वहाँ तो 5,000 रिसोर्स ऑलरेडी बैठा है, मैंने एक दफ़ा ना की तो 7 वाले कमरे से दूसरा आ जाएगा। तो जो कंपनीज को रिसोर्स की मैनेजमेंट करने में जो डिफिकल्टी आ रही है, जो उनको वहाँ बुलाने में मुश्किल आएगी ना, वो आसान हो जाएगी। अच्छा, ये मैं एक मज़े की बात है, ये दूर भी नहीं है। हम फिरोजपुर रोड तो अच्छा हमारा सेंटर क्या है, गुलबर्ग। बिल्कुल ऐसी है। गुलबर्ग से आप फिरोजपुर रोड चढ़े 20 मिनट 22 मिनट में आप वहाँ पे हैं, और प्लस आपने वहाँ से मेट्रो बस लेनी है। हाँ। अब मेट्रो बस पहले आएगी, गजुमता आखिरी स्टॉप है, वहाँ से हम 4 मिनट है, प्लस इसके साथ ये अप्रूव होगी हुई है, ये जो बस है ये आगे जा रही है कसूर तक। वेरी नाइस। यस, ये अप्रूव होगी हुई है, और ये वहाँ जानी है तो हमारे बाहर, हमारे जहाँ मेरा ख्याल है कुछ 3 मिनट की 2 मिनट की वॉक के ऊपर उसका स्टेशन है। क्या बात है, क्या ठीक बात है। है। और ये आप इसको सारा कुछ ऐसा नहीं है, आप सिस्टम में देख, जहाँ ऑनलाइन आप देख सकते हैं, तो आपको वो। और दूसरा लेफ्ट साइड के ऊपर साथ ही आपकी रिंग रोड है, रिंग रोड चढ़े जहाँ मर्जी चले जाएं, राइट साइड पे मोटरवे है, चढ़े जहाँ मर्जी चले जाएं। बिल्कुल सही है। तो अप्रोच वाइज ये बड़ी जबरदस्त लोकेशन है। डेफिनेटली वैसे भी जो है ना एक मेन चारा के ऊपर है, कोई ऐसा नहीं कि आपको हट के रिमोट नहीं जाना है। उसके बाद अरुण साहब आपने कहा कि जिस तरह अनेबलर के साथ आपका एमओयू हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि ये किस लेवल पे जाके आपने किया, और हमारे और भी, क्योंकि मैं भी सेम डोमेन से हूँ, हमारे बहुत सारे और भी सुनने वाले जो है वो चाहेंगे, मैं इनफैक्ट खुद भी आपसे ऑफ कैमरा भी बात करता हूँ कि मैं भी चाहूँगा कि मेरी कंपनी को भी फैसिलिटी मिले और हम भी आपके साथ अभी इसके ऊपर ऑन बोर्ड अगर होते हैं तो इसके लिए क्या आपने कुछ स्पेसिफिक, ठीक है एक जोन तो आपने बना दी, एक फ्लोर आपने जो है पूरा ब्लॉक आपने डेजिग्नेट कर दिया, तो क्या आपने इन कंपनीज़ को, इन इंस्टीट्यूशंस को अभी से कोई अट्रैक्शन दी है इस तरह की कि अगर वो आपके साथ कोई कोलैबोरेशन करना चाहें, कोई एमओयू करना चाहें, कोई भी किसी भी लेवल पे आपके साथ अगर कोई वो आके मिल के कुछ आगे करना चाहते हैं? बिल्कुल, देखें जैसे मैंने पहले कहा, हमारा काम बिल्डिंग बनाना नहीं है, उसको चलाना भी है। अच्छा, चलाने के लिए हमें करना क्या है? चलाने के लिए हम चाहते हैं जब हम आईटी जोन बना 2.5 लाख स्क्वायर फीट का एरिया बन जाएगा तो वहाँ पे बिजनेसेस क्या होंगे। तो हमारा इनेबलर्स के साथ ये एग्रीमेंट हुआ है, एमओयू साइन हुआ, और बाकायदा इसके ऊपर हमने बड़ी मीटिंग्स की हैं, उनको सारे इसकी लोकेशन, इसके इन एंड आउट्स, इसको विज़िट करवाया, सारा कुछ हुआ। साकिब साहब के साथ बैठ के बड़ी मीटिंग्स हुई और उनके साथ तय ये हुआ, मैं बड़ी ब्रीफ बता देता हूँ
कि जब हम इसको यानी जब ये बनाएंगे, वो अपने सारे बिजनेसेस, चाहे वो कॉलेज हैं, इंक्यूबेटर सेंटर्स हैं, वो चाहे उनके कोवर्किंग स्पेसेस हैं, जो भी वो आईटी से रिलेटेड कर रहे हैं, वो सारा कुछ इसके अंदर लाएंगे। उनको 2 फ़ायदे इसमें नज़र आ रहे हैं। एक तो उनको यहाँ पे टैक्स फ्री मिलेगा, डेफिनेटली वो आईटी से रिलेटेड वो भी चाहेंगे कि हमारा टैक्स बचे, ठीक है। और ये अच्छी खासी अमाउंट बनती है सर। और मैंने उनको कहा भी, हाँ अच्छी खासी, मैंने उनको कहा भी, मैं कहा साकिब साहब जब आपको टैक्स बच जाएगा तो यार बच्चों की फीसा कट कर देना तो टैक्स बचेगा। फिर दूसरा, एक ही स्पेस के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपकी आ जाएगी आपका। दूसरा, उसके साथ और आईटी के भी लोग आएंगे। वो यही कहते यार ये मार्केट्स आईटी पार्क्स बनना बड़ा ज़रूरी है। तो इनको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, अब वो अपना सारा कुछ यहाँ पे लाएंगे। अब आ जाते हैं इसका, जैसे आपने कहा कि इसमें ऑप्शन क्या है। इसमें ऑप्शंस 2 हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप इसके अंदर अपना कोई यूनिट, कोई चीज़ आप बाय कर सकते हैं। अगर आप बाय कर लेंगे और ये एसटीजे के अंदर आ रही है, आप अपना बिजनेस करेंगे, कोई टैक्स नहीं। बिल्कुल सही है। दूसरा, आप यहाँ पे एज टेनेंट भी आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब जिन लोगों ने इन्वेस्टर्स ने इसको इन्वेस्टमेंट करनी है 2 वजह से, एक हमें कोई रेंटल इनकम मिल जाए, और दूसरा हमें इसकी ग्रोथ, हम कोई अच्छी इसके अप हो तो हम इसको बेचें, और जब ये डेवलप होगा, फर्स्ट अगर आज करोड़ की चीज़ ले रहे हैं यार, 2 करोड़ की हो जाए, 3 करोड़ की हो जाए, फिर हम इसको बेच दें। सही है। तो उसका तरीकाकार क्या है कि आप वो आ रहे हैं एनेबलर्स, इसका मतलब है कि आपने अगर कोई ऑफिस लिया, वो रेंट आउट हो गया। बिल्कुल ठीक है, सही है। उनको मेरे ख्याल को 1 लाख स्क्वायर फीट की रिक्वायरमेंट है। और इस पे वैसे भी आप लोग भी एफर्ट कर रहे हैं ना एज ए डेवलपर, क्योंकि मैनेजमेंट भी बाद में आपके पास ही आएगी। तो यू विल इंश्योर कि जितने लोगों ने वहाँ पे लिया हुआ है, तो जाहिर है जब बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगे, कल को अल्लाह करे आपके साथ अगर आपको बड़ा सेटअप जुड़ जाता है, क्योंकि इस वक्त मैं कई ऐसी कंपनीज को जानता हूँ जिन्होंने मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में अपने आप को स्प्लिट किया हुआ है, बिकॉज दे डोंट गेट बिगर बिल्डिंग। तो वो क्या करेंगे, कल को जब उनको लगेगा यार हाँ अंडर 1 फ्लोर मिल गया हमें, तो भाई ले लेंगे वो। 50-52 हज़ार स्क्वायर फीट का एक फ्लोर आ जाए, हाँ, अच्छी खासी स्पेस है। बिल्कुल अच्छी खासी स्पेस है। एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूँ कि वो लोग अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका आज से रेंट आउट हो गया हुआ है। ठीक है। जैसे ही वो बनना है, बल्कि कल साकिब भाई कहते हैं यार इसको जरा जल्दी स्पीड अप करें, अब तो हमें उसका वो हो रहा है कि इसको तो वो रेंट आउट है। और अगर वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ले रहे हैं, तो देखें अगर ये हफीज सेंटर की मोबाइल की दुकान और कहीं दूसरे इलाके में मोबाइल की दुकान है, तो मोबाइल की दुकान, लेकिन उसका रेट करोड़ों में क्यों है? क्योंकि वो मार्केट है, एक कम्युनिटी बन गई है। हाँ। इसी तरह ये कम्युनिटी में जिसकी इन्वेस्टमेंट होगी, जिसका वो ऑफिस होगा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि हर बंदा चाह रहा होगा यार उस हब में, उस आईटी पार्क में मुझे अपना ऑफिस बनाना है। तो ये दोनों के लिए वो विन विन है। अब आप जो सवाल किया था, जो और आप लोग जैसे लोग हैं, यस वो अपनी इसमें बाय भी कर सकते हैं, और अगर वो वैसे आना चाहते हैं कि जी हमारे लिए स्पेस रखें, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट करके, हम जैसे इनके साथ एमओयू किया, हम आपके साथ एमओयू साइन कर सकते हैं, ताकि जब आप ये बिल्डिंग जैसी हम इसकी डालते हैं, इसको विद इन मेरे ख्याल 1-1.25 साल 1.5 साल की बात है, जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे तो हम आप लोगों को वो स्पेस दे देंगे, आप एज अ टेनेंट आ जाएंगे, और जिनके वो ऑनर हैं उनको उसका अच्छा रेंट हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो इसके अलावा और इसमें क्या अट्रैक्शन है? जब आपने कहा कि आईटी एंड टेक्नोलॉजी में तो फिर मीडिया भी आ जाता है, टेक्नोलॉजी में और भी सारे, किसी किस्म की भी टेक का काम होगा आप वो कर सकते हैं, सिर्फ आईटी नहीं करना। ठीक है। हाँ, मतलब सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि लाजमी कि सिर्फ आप सॉफ्टवेयर ही डेवलप कर रहे हैं तो आप उसमें आएंगे, इसमें डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज भी आ जाएंगी, ई कॉमर्स वाले भी आ जाएंगे, मीडिया वाले भी आ जाएंगे, और अगर कोई एआई पे काम कर रहा है वो भी आ जाएगा। एआई पे भी काम, कोई आप क्रिएटिव काम करेंगे जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो भी इसमें आ जाएगा। सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ आईटी से रिलेटेड ही करना है। अच्छा, यहाँ पे अभी कुछ लोगों का शायद ये सवाल हो, मेरा ज़रूर है, क्योंकि गवर्नमेंट का क्या होता है कि जब आपको टैक्स नेट में लाना होता है ना, तो इस तरह के पर्क्स आपको देके, जिस तरह बिपाशा है या और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या बाकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इनके साथ आपकी एसोसिएशन करवाई जाती है, तो फिर बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का रिजर्वेशन होती है कि यार हम एक्सपोज हो गए टू द गवर्नमेंट, क्योंकि जब आप डॉलर्स में कमा रहे हैं, अभी क्या करते हैं ज़्यादातर कंपनीज, मिसाल के तौर पे आप $20,000 आपका मंथली वो बनाए, रेवेन्यू बनाए, उसमें से आप जो है 5, 7, 10 हज़ार जितना आपको चाहिए वो आप कंट्री में ले आओगे, बाकी आप बाहर रखोगे। लेकिन ये जो बेनिफिट देने का गवर्नमेंट का मकसद तो यही होता है कि सारा कुछ आप पाकिस्तान में लेके आए, डॉलर्स की मद में लेके आए, ताकि लोगों को बेनिफिट हो। तो इसमें कल को जाके कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट के ट्रैप में भी आप आ सकते हैं? देखिए, पहली बात, गवर्नमेंट ने 100% हमने अभी बात भी की, इसीलिए की है। तो अगर 10 साल के लिए अगर हम आप ला भी रहे हैं, और अगर हम आ गए और हमारा सिस्टम चल गया, हमने 10 साल में, हर बिजनेसमैन टैक्स चोरी कोई नहीं करना चाहता। हाँ, ऐसे ही है, बिल्कुल। लेकिन हर बंदा ये चाहता है कि यार जब मैं बिजनेस स्टार्ट किया ना, मुझे एस्टेब्लिश होने का थोड़ा टाइम, हर बंदा ये चाहता है। ऐसे ही है, ट्रू। बेटा भी बाप को कहता है अब्बा जी थोड़ा टाइम दो, मैंने सेट हो लेंदे जे तुसी कहो कि करा, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हर बंदा चाहता है, अब 10 साल बड़ा टाइम है, आप ही चले ले लें।
आप अगर 10 साल आपको टैक्स सारा कुछ फ्री, गवर्नमेंट ने पूरा सपोर्ट किया, आप कैलकुलेट करेंगे कि आपने 10 साल में टैक्स बचाया कितना, आप इस्टेब्लिश हो गए, उसके बाद अगर आपको 10-15% देना भी पड़ गया गवर्नमेंट को, कोई मसला नहीं, ठीक है, आप इस्टेब्लिश हो जाएंगे। और हमारे ऊपर बल्कि ये फर्ज भी है हम टैक्स दें। नहीं, बिल्कुल ऐसी एक सवाल इसमें हो रहा है। और फिर दूसरी बात आप कह रहे हैं जी हम नज़रों में आ जाएंगे। अब इसमें दो बातें हैं। एक तो हमारा टैक्स लॉ वैसे ही ये कहता है कि 5 साल अगर गुजर गए, 5 साल से पीछे आपसे टैक्स का कोई सवाल नहीं है। ठीक है, ये तो लॉ कहता बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, तो अब वैसे ही हम 10 साल वाले हैं इसमें। और दूसरी बात ये है कि देखें अगर हम इसमें आ भी रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल इसमें ना गवर्नमेंट वैसे ना उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करती है कि यार आप टैक्स में आ गए ना, बस ठीक है। अच्छा, 2 सवाल है यहाँ पे। पहला सवाल ये है कि जिस तरह पास्ट में भी हम देखें तो एक गवर्नमेंट आती है, वो पॉलिसी बनाती है, अगली गवर्नमेंट आती है, दे मेक श्योर कि वो पिछली पॉलिसी को डिस्टर्ब किया जाए। तो व्हाट इफ़ के अभी जिसने भी ये बनाई थी, मुझे नहीं पता, नई गवर्नमेंट आने वाली जो है उनको लगे कि शायद यार इसमें बेनिफिट नहीं है तो इसको ख़त्म कर दिया जाए, तो कोई इस तरह का भी इसमें झोल हो सकता है? आज तक ऐसा नहीं हुआ, मैं उसकी वजह बताता हूँ। जब गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाती है, उस पॉलिसी को जब तक वो पॉलिसी स्टैंड कर रही थी, जिसने फायदा उठा लिया उसको रिवर्स नहीं होता। अच्छा, वो नहीं होगा, वो रिवर्स, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। हाँ, वो ये कह सकते हैं फलां मंथ से फलां साल से ये वाली अब नहीं मिलेगी, तो गोइंग फॉरवर्ड नहीं होगा, तो उनको अब नेक्स्ट रजिस्ट्रेशंस नहीं होंगी जो पीछे हो चुकी हैं वो अगर फर्ज कीजिए आप वैसे ही एक सोचे, अगर ऐसा होने लगे तो क्या पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, जहां पे भी ऐसा होता होगा सिस्टम चोक नहीं हो जाएंगे? हाँ, वही बिल्कुल। एक और बड़ी में हमारे ये जो फर्नेस ऑयल से जो हमारी बिजली बनी, आईपीपीज जिसको हम कहते हैं, बेनजीर दौर में उन्होंने किए थे कमिटमेंट, अभी आईपीपीज आते ही उन्होंने बंद कर दिया कि आज के बाद ये नहीं होगा। रेंटल इनकम वाला जो हमारा बिजली के प्लांट्स थे गवर्नमेंट ने किए, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए थे, अगर 20 साल के लिए उन्होंने लिखा था वो 20 साल का पूरा करके जान छूटेंगे। बिल्कुल ऐसे ऐसा नहीं होता। कोई भी पॉलिसी एक बार बल्कि के अप्लाई हो जाए, जिसने अवेल कर ली उससे रिवर्स नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। लास्ट सवाल इस टॉपिक के ऊपर ये है कि लेट्स से एक कंपनी है, उसके 3 ऑफिसेज हैं, 4 ऑफिसेज हैं, तो क्या उसके पूरे के, मिसाल के तौर पे मेरा एक ऑफिस जोहरडोन में है, लाहौर जोहरडोन में है, दूसरा ऑफिस मैं आपके पास बना लेता हूँ और मैं उसको लेट्स से हेड ऑफिस डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर द मैटर ऑफ के यार मैं टैक्स के साथ चलो बेनिफिट ले लूँ, तो क्या उसके जो दूसरे ब्रांच ऑफिसेज हैं वो भी बच जाएंगे इसमें? ये 2 नंबरी है नहीं, उन्होंने ये कहा है कि उस छत के नीचे काम करना है। मसलन अब आपके 4 ऑफिस हैं, आपके 3 ऑफिस बाहर वाले भी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, लेकिन आप बुक उसको उसमें कर रहे हैं जो कि एसटीसी में आ रहा है, ठीक है। वो एक हम कह लें कि एक बात गुमानी है, ग्रे एरिया बेसिकली, ग्रे एरिया में, ठीक है। हाँ, वो कर सकते हैं। आप कहें जी नहीं मेरा यही वाला सारा बिजनेस जो है ना, ये ऑफिस ही मेरा जो है ना 90% रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हो रहा है, 2% वहाँ से आ रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसे नहीं है। जो बिजनेस उस जगह पे उसके अंडर रजिस्टर हुआ होगा उसी के ही। सर ये कड़वे सवाल इसलिए है क्योंकि नहीं, वो सही, ये अच्छा पूछना सवाल है। लोगों ने आपसे ये नहीं ये अच्छा सवाल है और अच्छा हुआ लोगों को ये पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके आगे हम चलते हैं, हमने 2 ब्लॉक कवर कर लिए, तीसरे ब्लॉक पे आप आ जाते हैं। तीसरा और चौथा ब्लॉक जो है ये प्योरली अपार्टमेंट है। तीसरा प्योर अपार्टमेंट्स हैं, आपके पर्सनल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, प्राइवेट आप रहें और आप उसको रेंट आउट करें, खुद रहें, जो भी करें। जो चौथा ब्लॉक है वो सर्विस अपार्टमेंट्स है। ओके, सर्विस अपार्टमेंट से मुराद जिस तरह होटल्स होते हैं। होटल अपार्टमेंट, आपका अपार्टमेंट है, आप बाहर रहते हैं या आप नहीं यूज़ कर रहे, जब तक वो नहीं यूज़ कर रहे कंपनी खुद उसको होटल के तौर पे पर डे के ऊपर, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, रेवेन्यू जनरेट करेगी। रेवेन्यू के बाद उसका एक्सपेंस निकाल के जो प्रॉफिट बचेगा 70 ओनर का, 30 कंपनी का। ठीक हो गया, बिल्कुल सही। और जब आपने खुद यूज़ करना होगा, आपने सिर्फ कंपनी को वो पूरा एक मैकेनिज्म है, उसमें बताएंगे कि जी फलां तरीके से नोटिस देके मैंने रहना है, आप जाएंगे, आप खुद रहेंगे, आपको उसके कोई चार्जेस नहीं, कोई पेमेंट नहीं करनी है, बस जो फैसिलिटीज़ यूज़ करेंगे उसका पे करना होगा और आप चले जाएंगे, वो वापस रेंट पे चला जाएगा। वो वैसी यानी ऐसा ही है सिंपल कि किसी 5 स्टार होटल के अंदर आपका अपना एक कमरा है, जब आप खुद रहना चाहते हैं तो वो पूरी 5 स्टार फैसिलिटीज़ आप खुद यूज़ करेंगे, जब आप नहीं करेंगे तो वो जिसको रेंट पे चढ़ाएंगे एक दिन के लिए उसके पैसे आप। बिल्कुल सही है। एक चीज़ आप लोगों ने इसमें जो मिस की है, शायद मुझे लग रहा है, वो उसमें क्लैरिफिकेशन दे दीजिए कि व्हाट अबाउट द नॉर्मल ऑफिसेस। आपने आईटी को तो कवर कर दिया, वो आईटी पार्क के थ्रू। एक लेट्स से आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, आपका कोई और पेटी भाई आके कहता है भैया मुझे कंस्ट्रक्शन की कंपनी खोलनी है, मुझे डिज़ाइन की कंपनी खोलनी है, या कोई भी आता है कहता है जी मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो मुझे यहाँ पे बनाना है, तो उन लोगों को किस तरह आपने कैटर किया? उनके लिए इस बिल्डिंग में स्पेस नहीं है, हाँ, बड़ी ओपनली, हाँ, उसमें सिर्फ जैसे हमें जो अलाउ किया गया है इस अथॉरिटी ने, गवर्नमेंट ने, 20% है। यानी अगर इसमें फ़र्ज़ कीजिए 100 ऑफिसेज होंगे ना, तो 80 के अंदर आईटी का काम होना ज़रूरी है और 20 दूसरे हो सकते हैं। अच्छा, ये जो 20 होंगे
ये रह सकते हैं वहाँ पे अपना मतलब काम कर सकते हैं, बट ये उस कैटेगरी में नहीं आएंगे टैक्स वाले। नहीं, वो टैक्स उनको कहाँ से तो सर ये एज ए बिजनेस ओनर मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों ने कि इसके ठीक है, एक वो ऑब्जेक्टिव अच्छा है, बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आप लोगों ने लिमिट कर दिया, स्पेशली कंसिडरिंग द एरिया जहाँ पे आपकी ये लोकेशन है, कि वहाँ पे तो डेफिनेटली और बहुत फैक्ट्रीज आपकी आसपास बहुत सारी हैं, तो फैक्ट्री नहीं चाहेगी कि यार मेरे एक अच्छा स्वैंकी बिल्डिंग के अंदर में ऑफिस हो मेरे, और मैं अपना स्टाफ वहाँ पे मूव कर पाऊँ अपनी फैक्ट्री से निकाल के, तो आप लोगों ने लिमिट नहीं कर लिया खुद को? यस, लिमिट किया है और जानबूझ के किया है। ये जैसे मैंने अभी कहा, ये सदी है ही आईटी की, बिल्कुल सही। तो ज्यादा काम ही उसका होना है, और इसके अंदर देखिए अगर हम वो आउट कर देते ना लिमिट से, कोई भी आ सकता है, तो टैक्स पड़ जाना था। हाँ, हमें भी पढ़ना था, आपको भी पढ़ना था। बिल्कुल देखिए एक फैसिलिटी दी है, हमने उसको फटाफट ग्रैब करने की कोशिश कि यार ये ले ले। और अभी पाकिस्तान में एक भी आईटी पार्क नहीं है, ऐसे ही है, ठीक है ना। तो मैंने है मेरे ख्याल कुछ पता नहीं 16-17 है शायद, ये जिस तरह आरफा करीम है, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इंडिया में 1100 है। हमें बहुत जरूरत सर है। उनकी तो एक कंपनी की जो नॉर्मल एवरेज कंपनी के 8-8 10-10 हज़ार जो एम्प्लॉइज है, अब लास्ट जिस कंपनी में मैं था उस वक्त 2015 की बात है, उनके 7,500 एम्प्लॉय सिर्फ हैदराबाद में थे, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन के बाकी उनके 3-4 और ऑफिस भी थे उनके अलग थे। गवर्नमेंट थोड़ा सा इसके ऊपर काम करे ना, हमारे ये मसाइल डॉलर ये वो इस इंडस्ट्री एक से पूरे हो सकते। हारून भाई सबसे मज़े की बात जो है ना, देखें एक फैक्ट्री लगानी है ना आपको, उसके लिए इतना कुछ चाहिए आपको, बिजली से लेके मशीनरी से लेके लेबर से लेके इतना कुछ चाहिए सर, जितना आपकी एक अच्छे बड़े साइजेबल फैक्ट्री का रेवेन्यू है ना, 15 से 20 बच्चे बैठा देना आप, वो आपको उससे बेहतर रेवेन्यू निकाल के दे देंगे, क्योंकि डॉलर्स में है ना, ठीक है। दुनिया के अमीर तरीन टॉप लिस्ट आप चेक करें, सारे बिल्कुल आईटी से रिलेटेड है। सर थोड़ा सा पीछे चलते हैं, इस पूरी जो आपकी जो फ्रंट वाली खूबसूरत एक हीरा आपने जड़ने की कोशिश करनी है इंशाल्लाह वहाँ पे, इसके पीछे जो आपकी बाकी बिल्डिंग्स आनी है वो प्योरली रेजिडेंशियल कम्युनिटी है? हाँ, वो रेजिडेंशियल कम्युनिटी होगी, ठीक है। इस पूरे प्रोजेक्ट को जो 73 कैनाल के ऊपर जो है मुहित है, कितने अरसे में आप समझते हैं, क्योंकि आपने डिगिंग तो स्टार्ट कर दी वहाँ पे, कितने अरसे में ये फुल एंड फाइनल अपने अख्ताम पे पहुंचेगा? 6 टावर में से इसका पहला टावर लॉन्च हुआ है जो कि 20 कनाल का है, पीछे वाले टावर 5-5 कनाल पे होंगे। ओके, ठीक है, 5-5 कनाल के होंगे। ये जो पहला है इसकी टाइमलाइन है 4 साल की, जो पीछे वाले हैं उनकी होगी 2.5 साल की, एक टावर की। वो आप जब ये मुकम्मल हो जाएगा फिर शुरू करेंगे या? नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है, हमारा अभी डिसीजन भी नहीं हुआ। ओके, सही है कि जी हमने उसको कब, लेकिन वो पीछे वाला वो 2.5 साल के उसकी टाइमलाइन होगी। अब वो अगर हम इकट्ठे 2 करते हैं तो 2.5 साल में 2 बन जाएंगे, अगर हम 4 करते हैं तो 4 बन जाएंगे, 1 करते हैं तो 1-1, वो उस तरह टाइमलाइन उसकी वो पेस पे डिपेंड करता है आगे जाके रिस्पांस, हम उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, चीज़ों के ऊपर हम वो उसके इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, बिफोर वी एंड दिस कन्वर्सेशन में थोड़ा सा जानना चाहूँगा एमिनिटीज़ के बारे में और इसकी लोकेशन के बारे में। है तो ये फिरोजपुर रोड पे, मेन फिरोजपुर रोड पे है। अगर लेट्स से कलमा चौक एक सेंटर पॉइंट हम बनाते हैं, कलमा चौक से मुझे आपकी लाहौर स्काई की लोकेशन पे जाना है, कितना टाइम लगेगा मुझे, ठीक है, और किस डायरेक्शन में मुझे जाना होगा? कलमा चौक से आपने फेस कर लेना है कसूर की तरफ, ठीक है। कोई सिग्नल नहीं है, बिल्कुल सही है, अंडरपासेस हैं, ब्रिजेस हैं, और आप चलते जाएं। अब डिपेंड करता है, मैं कोई ऐसी टाइमलाइन नहीं बोलना चाहता कि कहें कि जी बैठ के 20-22 मिनट लगेंगे, ठीक है। अगर तो रश का टाइम नहीं है तो हो सकता है आप, और गाड़ी की स्पीड से चला रहे हैं, हो सकता है आप 15-16 मिनट में पहुंच जाएं। रश का टाइम है, पीक आवर्स है, हो सकता है आपको 25 मिनट लग जाए, तो मतलब वो एक अलग। लेकिन इसी रोड के ऊपर आप कसूर की तरफ जाएंगे, आपको राइट साइड पे मिलेगा, ठीक है। एक अच्छा कहाँ मिलेगा? सेंट्रल पार्क, बहुत बड़ी सोसाइटी है, सबसे कामयाब सोसाइटी है उस रोड के ऊपर, बिल्कुल। और पाम सिटी, सेंट्रल पार्क के सामने बहरिया नशेमन, जी बिल्कुल, उससे पहले ग्रैंड एवेन्यू, ठीक है। इन चारों ये बड़ी सोसाइटीज हैं, इनसे पहले लाहौर की तरफ हम हैं, बिल्कुल, पहले हम आएंगे, बाद में हमारे बाद ये शुरू होगी। एक चीज, ये जो ग्रैंड एवेन्यू है ये फेज 10 है। सर उसका नाम बार बार ना लो, नहीं वो एक्चुअली आप लोगों के मसले हल हो जाएंगे। नहीं मेरे करवा दे हल, मेरे तो पैसे अभी भी फंसे हुए हैं। DHA उसको जो जुबान ज़दे आम है, उससे पीछे सारी लैंड DHA फेज 10 की है, और वहाँ पे हर बंदा जानता है मैं कि ये फेज 10 एक्चुअली होगा। तो जैसे वो आपके प्लॉट, आपकी जो कुछ भी है ना, आप संभाल के रखें, उसके अंदर आ रहा है। सर नहीं, वो नैब में चला गया है। ठीक है, सही। अच्छा, यहाँ से जब हम जा रहे हैं आपकी लोकेशन के, हमारा फेस होगा टुवर्ड्स कसूर। कसूर जैसे आप ग्रैंड एवेन्यू क्रॉस करेंगे तो आप यू टर्न लेंगे। हाँ, क्रॉस भी नहीं करना, यू टर्न ग्रैंड एवेन्यू बस मतलब पहले ही यू टर्न लेंगे तो आप लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे, फिर आपका फेस हो जाएगा टुवर्ड्स कलमा चौक अगेन, ठीक है। तो ये मेन रोड के ऊपर आपकी आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है, जो मेन टावर की बात हो रही है हमारी, पूरी कम्युनिटी मेन के ऊपर। और ये जो मेन टावर है ये तो बिल्कुल फेसिंग
500 फीट जो है मेन कसूर रोड के ऊपर लग रहा है। फ्रंट 500 फीट का फ्रंट है, ज्यादा है। अच्छा हाँ, कितना फ्रंट है एक्चुअल में आप लोगों का? हमारे पास इस लैंड का तकरीबन 550 से ऊपर फ्रंट। माशाल्लाह बहुत बड़ा फ्रंट है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी सोसाइटीज के पास तो गेट के अलावा कुछ होता नहीं है। हाँ बल्कि बेरिया निशेमन के पास पता नहीं 80 फुट का फ्रंट है, पता नहीं 60 फुट का फ्रंट है। ग्रैंड एवेन्यू के पास भी 100-100 कुछ का है, 150 फुट का। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा तो यहाँ पे अब अगर हम अब अपनी लोकेशन पे खड़े हैं, लेफ्ट साइड पे लाहौर है, राइट साइड पे कसूर है। अगर हम लेफ्ट पे जाएंगे ना तो मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर जो गजुमत है जी, वहाँ पे जो रिंग रोड का एग्जिट है ना वो हमसे 4 मिनट है। राइट साइड के ऊपर जो सुवा असल है वहाँ पे मोटरवे जो बन रही है साहिवाल और ये, हाँ जी, उसका इंटरचेंज आ रहा है, वो भी 4 मिनट के ऊपर है। ठीक है, तो हम सेंटर में बैठे, ठीक है। ठीक है, आप वहाँ पे कोई भी लोकेशन मैप पे भी देख सकते हैं कि इधर से इधर कितना है, इधर से इधर कितना है, ठीक है। एक तो ये होगी। और तो हमारे 4 मिनट को अगर मैं सम अप करूँ तो रफली ये 1.5 किलोमीटर। नहीं आप नहीं आप मतलब को 20 की स्पीड पे गाड़ी थोड़ी चलाएंगे। रश वाला है ना, मतलब इतना नहीं इधर रश नहीं है। अच्छा 600-700 मीटर आप कह रहे हैं? नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ ये तकरीबन कुछ 4 किलोमीटर है। अच्छा 4 किलोमीटर, यानी 60 की स्पीड, 60 की स्पीड, ठीक है बिल्कुल गाड़ी इतनी तो चलती है, 60-70 की स्पीड चलती है, तो यानी ये 4-5 किलोमीटर की बात है। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। तो ये इसकी सेंट्रल लोकेशन बनती है, ठीक है सारी। और अभी जो लाहौर का, अच्छा फिर यहाँ से अगर आप जाते हैं लाहौर की तरफ, रिंग रोड चढ़ेंगे ना, 10 मिनट पे DHA, 15 मिनट पे एयरपोर्ट, आप चाहे शधरे चले जाएं, चाहे इस्लामाबाद मोटरवे पे चले जाएं, लेफ्ट रिंग रोड पे जाएंगे तो आप बहरिया उतर जाएं, मुल्तान उतर जाएं, मुल्तान रोड पे आप जिस तरफ मर्जी उतर जाएं। आज फिर उसे मुल्तान कह के वही वाली वीडियो बन जानी दोबारा। ठीक हो गया। अच्छा इसमें एमिनिटीज की बात कर लें तो उसमें क्या क्या शामिल है? देखिए इसके अंदर सबसे बड़ा जो है ना हमारा, हमने कहा जी पाकिस्तान में मसला क्या है, एक बिजली, हम यहाँ पे अपना पावर प्लांट लगा रहे हैं जिसकी वजह से IT एंड टेक्नोलॉजी पार्क हुई। यस, तो सर प्लांट लगाने की बजाय अगर आप IT की बात कर रहे हैं तो फिर आप टेक्नोलॉजी में जाए ना, सोलर क्यों नहीं लगा रहे इस बिल्डिंग पे? सोलर पे ना बहुत बड़ी, यहाँ पे हमें 8 मेगावाट की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, सोलर के लिए उतनी जगह नहीं है, लेकिन अभी अच्छा हमने प्लांट तो अपना लगाना है। ये डिस्कशन हमारी आज की तारीख में, हमारे पास जो फैसिलिटी अवेलेबल है ना, मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, ये जो फैक्ट्रियों में जिस तरह से बिजली बनती है, मैं वर्ड बोलते हुए रुका इसलिए हूँ कि मुझे नहीं पता कि मैं ये बात ओपनली पब्लिक में कर सकता हूँ कि नहीं। गवर्नमेंट के एतबार से आपको वापडा से सस्ती बिजली होगी। अच्छा जी, ऑफ द रिकॉर्ड इसकी डिटेल बता दूंगा। क्या बात है, बिल्कुल सही। दूसरी चीज, पार्किंग का बड़ा मसला है, विदाउट एनी उसके कि जी हम इन एंड आउट्स को देखते हुए, हमजा साहब का 2 चीजों के ऊपर फुल जोर होता है, पार्किंग तुन के दो और लिफ्ट्स दबा के लगाओ कि ट्रैफिक नहीं। मतलब लाहौर में देखिए जो भी बड़ी ना गाड़ियों की ट्रैफिक होनी चाहिए ना बंदों की ट्रैफिक। बिल्कुल, लाहौर की बड़ी बिल्डिंग में सब में प्रॉब्लम ही है, अब आधा घंटा खड़ा होना पड़ता है। अब हमारी पार्किंग सुन लें, अमेनिटीज की बात की तो सबसे बड़ी अमेनिटी ये 2। बिल्कुल सही है। 20 कनाल का प्लॉट है, 3 पार्किंग्स हैं, 60 कनाल की अंडरग्राउंड पार्किंग है, 60 कनाल। माय गुडनेस, ठीक है। LDA के लॉ के मुताबिक, LDA जिस तरह से गाड़ियां लगवाता है ना नक्शे में, और बड़ी बड़ी अंदर 20-20 फुट की सड़कें बनवा देता है पार्किंग में, बिल्कुल। और जिस तरह से हमारी एक्चुअली पार्किंग होती है, तो LDA के मुताबिक 745 गाड़ियां लगती हैं, और जैसे हम पार्क करें तो 1000 गाड़ी तो नीचे बेसमेंट में आ जाएगी। क्या बात है, क्या बात। ठीक हो गया। कल को शोरूम ना खोल देना वहाँ पे, अभी पार्किंग ही रहने देना। 8 कनाल बाहर पार्किंग है जो सराउंडिंग में होगी, बिल्डिंग सराउंडिंग में होगी। फिर पीछे हमने 3.5 कनाल का अलग एक पार्किंग प्लाजा बनाया है। अच्छा, 6 फ्लोर का, वहां पे पार्किंग। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये होगी पार्किंग। फिर 12 लिफ्ट्स है इसमें, 4 पीछे हैं, 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, 4 सेंटर में। क्या बात है। अपार्टमेंट्स की अलहदा है, ऑफिस की अलहदा है, क्लब की अलहदा है, कमर्शियल की अलहदा है, अलहदा लॉबीज हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। फर्ज कीजिए 3रा फ्लोर बेसमेंट, मिसाल दे रहा हूँ, आपकी है रेजिडेंट्स के लिए, तो 3रे में कोई जा नहीं सकता, आप वही जाना है, वो हमने उसको मिसाल के तौर पे जी आपके जो शॉपिंग वाले आ रहे हैं वो सिर्फ फर्स्ट बेसमेंट में और बाहर लगा सकते हैं, ऑफिस वाले पीछे प्लाजे में लगा सकते हैं एक्सक्लूसिवली। आपको पता है जी मैं ऑफिस वाला, मैंने तो कार्ड मिला हुआ, मैंने तो वहाँ जाके पार्टी लगानी, वहाँ से आप अपनी लिफ्ट लें, अपने फ्लोर पे जाएं। तो 12 लिफ्ट्स उनको भी डिवाइड किए। फिर 2 एस्केलेटर्स तो आपको पता है कि वो 1 लाख बंदा भी हो वो कवर कर जाता है, वो चलना ही उसने तो रोल होते रहने। हाँ, तो ये तो होगी उसके अंदर उसकी वर्टिकल ट्रैफिक के बारे में। फिर ऊपर स्विमिंग पूल है, जिम है, सोना है, स्पा है आपका, फिर रूफटॉप टेरेसेस हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, प्ले एरियाज हैं, बच्चों के 5 प्ले एरियाज हैं। अच्छा। इसका आपको मैं वो दूंगा फ्लोर प्लान, आप वो भी देखिएगा, 5 प्ले एरियाज हैं। फिर हमारे यहाँ बच्चे ज़्यादा हैं, बच्चों के लिए पूरा फ्लोर है, उनके लिए
कैंडी एरिया है, आइसक्रीम पार्लर एरिया है, कुछ इस तरह के डिफरेंट हमने उसको पूरा वो डिज़ाइन किया। यानी आप बच्चे आ रहे हैं, आप शॉपिंग करने के हैं, आप बच्चों को उस फ्लोर पे भेज दें, उनका खाओ पियो खेडो कूदो, आपका सारा दिन वहाँ गुजार लें। फिर जो मैंने फूड कोर्ट वाला एरिया बताया उसमें वो टेरेसेस हैं, सारा कुछ इस तरह से है। तो ये उसके अंदर जो है ना मेन हमने, फिर देखें आप अंदर नीचे आपको सारा कुछ मिलेगा, फिर पूरी कम्युनिटी है, कम्युनिटी में चले जाएंगे तो पीछे प्ले ग्राउंड्स हैं, कोर्ट्स बनाए हुए हैं, बास्केटबॉल, टेनिस कोर्ट्स और इस तरह वॉकिंग ट्रैक्स हैं, जॉगिंग ट्रैक्स हैं, फिर पार्क्स हैं, आप बैठे हैं जैसे मर्जी, फैमिलीज जाएँ तो ये पूरी इसकी कम्युनिटी। फिर जैसे मैंने एनेबलर्स का बताया, अंदर इंस्टीट्यूट्स भी आ गए कि अगर आपके बच्चे ने डेफिनेटली आईटी का पढ़ना है तो आप वहाँ भेज दें, कुछ शॉर्ट कोर्स करना है, कुछ तरह करना है तो आपको वहाँ फैसिलिटी पूरी। डेफिनेटली कल को जाके ही देखें, जो ये खास तौर पे मेरे लिए जो फैसिनेशन है वो इसमें आईटी पार्क वाली है। तो इसमें बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज वाले भी आएंगे, हो सकता है कोई और कॉलेजेस वगैरह भी अपने जो है ना यहाँ पे ब्रांचेस वगैरह ओपन करें। फिर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे हैं जो कि वहाँ आ सकते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा प्लस ये होगा कि एक तरफ से आप बच्चे को ट्रेन करके निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ से उनको हायर करने के लिए भी लोग वहीं पे बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल सर प्रोजेक्ट बड़ा मज़ेदार है आपका, ठीक है, मुझे जेन्युइनली मज़ा आया इस पर। और जो आपने सारी कमिटमेंट्स यहाँ पे अभी बैठ के बोली हैं, तो विश यू ऑल द बेस्ट। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जिस तरह आपने बैरियर स्काई के ऊपर आपने काम किया, जिस तरह वो अपनी डिलीवरी की तरफ गामजन है, तो इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द आपका प्रोजेक्ट जो है उस लेवल तक पहुंचेगा और इससे बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा लोगों को, ठीक है। तो मैं ये चाहूँगा कि जितने भी लोग हमारे सुनने वाले भी हैं वो भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। उसकी रीज़न यही है कि देखें यार, जब आपको मेंटली ना हारून साहब, जब आप रिलैक्स है ना तो बिज़नेस आपका यूँ जाता है। जब आपको मेंटली रिलैक्स नहीं है ना तो जो मर्जी कर लें बिज़नेस यूँ होगा, कितनी भी कोशिश कर लें। तो यहाँ से पीस लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको गवर्नमेंट के एक गारंटी मिल रही है कि भैया ना जाए। टैक्स सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम, पूरी नेशन का प्रॉब्लम है। और आपने बड़ी प्यारी बात की कि टैक्स हम देना चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ पे आ जाती है, कुछ लोगों का ये होता है यार टैक्स हमारा सही जगह पे लग नहीं रहा। कुछ लोग कहते हैं भाई टैक्स देना किस तरह से, इसको मैनेज किस तरह से करना है, क्योंकि इसकी जो टैक्स की मैनेजमेंट है ना ये अपने आप में बड़ी एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। तो जब इस तरह की कोई फैसिलिटी उनको मिल जाएगी तो बेफिक्र होकर बिंदास होकर अपने काम पे फोकस करें। ये चिंगी पिंगी काम जो है ये खुद ही होते रहेंगे बाद में। अरुण साहब बहुत शुक्रिया आपका। लास्ट में सर एवं ही चले जाना भाई ना आए हो तो कुछ साढ़े सुनने वाले देखे भी जाओ, तो कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा आपको, अगर कोई पॉसिबिलिटी ऐसी है कि मेरे सुनने वाले, मेरे जितने भी, क्योंकि ज़्यादा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है पॉडकास्ट भी मेरी और ज़्यादातर मेरे फॉलोशिप भी इसी डोमेन से है, कोई ऐसी ऑफ़र अगर आप समझते हैं मुनासिब कि हमारे सुनने वालों के लिए, अगर उनकी इज़्ज़त अफजाई के लिए कोई ऐसी ऑफ़र देना चाहें कि अगर मेरी पॉडकास्ट के तवस्सुक से आपसे कोई रब्ता करता है तो उसका कोई ऑफ़र देना चाहें तो। मैं ना अक्सर कहता होता हूँ कि अल्लाह ताला जब किसी को कोई मुकाम या कोई जिम्मेदारी देता है ना, वो बड़ा सेंसिटिव मामला है। और मैं कहता हूँ मेरे पास कोई आ गया ना और मैं टेबल के इस तरफ बैठा हूँ और वो किसी सोच से आया और अल्लाह ने भी मुझे अगर इसका वो दिया हुआ है इस काबिल, तो अगर मैंने उसको वो ना किया ना तो ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं मैं कोई अपने आप को क्या समझ रहा हूँ और अल्लाह ही ना नाराज़ हो जाए, मैंने अपना बंदा भेजा और ना किया। तो मैं पहली बात तो इसको अवॉइड करता हूँ। तो और अगर कोई आ जाए तो फिर वो तो इंशाल्लाह अब आपने भी बात कर ली है, आपके पॉडकास्ट के रेफरेंस से, आपके पर्सनल नाम के रेफरेंस से इसको देंगे हमारे लोगों से, अगर वो कांटेक्ट करते हैं तो मैं इंशाल्लाह उसको आपको भी उसका वो फीडबैक देंगे, आपका थैंक यू करेंगे और उनको भी मज़ा आएगा कि आपने कुछ सर बहुत शुक्रिया, आपने मेरा दिल बड़ा कर दिया ये बात कह के, क्योंकि मैं जो ना कभी भी कोई मार्केटिंग वाली वो गेम करता नहीं हूँ, लेकिन इसके अंदर क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, हमारे लोगों से, हमारी यंग जनरेशन से, 18 से 35 साल की 60% आबादी है हमारी और वही ज़्यादा सुनते भी हैं हमें, तो उनके लिए अगर कोई भला हो सके, कोई फ़ायदा हो सके, तो मैं आपका नंबर और आपकी वेबसाइट का जो एड्रेस है वो भी लाजमी लगाऊंगा। इसमें मैं आपको बता दूँ, अगर कोई आपके रेफरेंस से डायरेक्टली आईटी से रिलेटेड आता है, हम भी देखें इसको प्रमोट कर रहे हैं, हम एज अ पाकिस्तानी इसका अपना जो हमारा पार्ट है वो प्ले कर रहे हैं, उसके लिए हम बिल्कुल ही स्पेशल करेंगे। क्या बात है सर दिल बड़ा कर दिया, दिल बड़ा कर दिया। वो आपको बल्कि आपके शायद जानते भी ना हो, लेकिन अगर आपका रेफरेंस देंगे वो आपको कमेंट में जरूर लिखेंगे कि अहमद भाई आपकी वजह से हमें बड़ा बेनिफिट। सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया जी। इस पॉडकास्ट को देखिएगा ज़रूर। अपेरेंटली मैंने इस पॉडकास्ट को जब मैं ज़ाहिर डिज़ाइन कर रहा था, सोच रहा था कि ये करूं या ना करूं, क्योंकि साउंड थोड़ा सा इसी तरह हो रहा था कि कमर्शियल है, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटी मैं करता नहीं हूं और मेरा जो पॉडकास्ट का जो फॉर्मेट है वो भी कमर्शियल नहीं है। लेकिन क्योंकि ये इतना बड़ा काम करने जा रहा है, ओजी डेवलपर लाहौर स्काई के नाम से इतना बड़ा काम करने जा रहा है कि ये शायद अभी तो इसका इम्पैक्ट उस तरह नज़र नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको, क्योंकि 18 साल हो गए मुझे इस डोमेन में, मैं गारंटी से आपको कहता हूँ कि आज हमें शायद फ़ायदा ना हो, आने वाले हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी नस्लें हैं, वो इसका बेनिफिट उठाएंगी। एक आईटी पार्क नहीं सर, अगर 17 या 18 आईटी पार्क हैं तो इसको 1800 आईटी पार्क में लेके जाना है सर।
ये हर उस डेवलपर को अपना पार्ट प्ले करना है, हर उस शख्स को अपना पार्ट प्ले करना है जिसको अल्लाह ने वसाइल दिए। क्योंकि इस वक्त हम कमोबेश भी 25 करोड़ की आबादी हैं और उसमें से वी आर एक्सट्रीमली ब्लेस्ड कि 60% से ज़्यादा आबादी ऐसी है जो 18 साल से 35 साल के बीच में है। तो हमने तो अपनी जैसे कैसे गुजार ली, इन 60% के लिए कुछ ना कुछ करना होगा और उन लोगों को अपना पार्ट प्ले करना होगा जिनको अल्लाह ने वसाइल दिए हैं। इस पॉडकास्ट को देखिएगा ज़रूर, लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस टाइमली आप तक पहुंचे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।